इश्क की पहली मंजिल बाय फरवा मुश्ताक और ये रिक्वेस्ट है मोहम्मद रिजवान की। आई नो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा अपनी बारी के इंतज़ार में और मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सब्र का फल इस नावल की सूरत में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट एपिसोड। आज महजबीन के कोठे पर उस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पर थीं जिसका एक बाजू महजबीन ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। उसने उसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत उसके चेहरे से आया थी। सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके गिर्द लिपटा दुपट्टा महजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। उसने बेबस नज़रों से उस जल्लाद सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे मगर महजबीन ने अपनी उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त कर दी। शुरू करें बोली। उसकी मकरू आवाज़ गूंजे। 2 लाख। एक खरीदार की आवाज़ आई। 5 लाख। 7 लाख। लोग बढ़ चढ़ कर उसकी कीमत लगा रहे थे। उसके वजूद पे लर्ज़ा तारी हो गया। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक, इस ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दें। मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे इज़्ज़त की मौत दे दें। इन भेड़ियों से बचा लें मुझे, मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला ना छोड़ें। आप तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है ना, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करें, मुझे यहाँ से बचा लें। आंसू उसकी आंखों से निकल कर कार्पेट में जज्ब हो रहे थे। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग उस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे, लेकिन वो साकित बैठा उसके लरसते हाथों की पुष्ट पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थीं, लेकिन इस लड़की में कुछ और था। वो सबसे मुनफरिद थी। 10 लाख। एक और तमाशाई की आवाज आई। महजबीन की बाँछें खिल गईं। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इस सब से बेखबर वो यकटुक उसको देख रहा था। महजबीन ने चारों तरफ देखकर गिनती शुरू की। 10 लाख 1। अल्लाह जी प्लीज मुझे बचा लें। वो आंखें बंद किए हुए अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख 2। उसकी सांसें मद्धम हो गई थीं। नहीं अल्लाह, नहीं, प्लीज नहीं। 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी को उस शख्स की सर्द आवाज ने तोड़ा था। 1000 बार कहा है जल्दी उठा करो। देर तक सोए रहने से बेबरकती होती है, मगर मजाल है जो तेरे कान पे जूं तक रेंग जाए। कोई ढोल भी पीटे तब भी तेरी आंख नहीं खुलती। पता नहीं कौन से घोड़े बेच कर सोती हो। कल से हरगिज़ नहीं उठाना मैंने, चाहे सोती रहना भी दोपहर तक। लोगों की बेटियां होती हैं, सारे का सारा घर संभाल लेती हैं, माओ को फिक्र तक नहीं होती, और एक तुम हो, सूरत सर पे आ जाए मगर तुम्हारी नींद ही नहीं टूटती। अम्मा हस्बे मामूल उसे डांट रही थी और वो चुपचाप डांट खाते हुए तेजी से नाश्ता कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खाओ, उठाने नहीं लगी मैं तुम्हारे आगे से। अम्मा ने उसे गुस्से से देखा। नहीं अम्मा, वैन ने आ जाना है, लेट हो जाऊंगी मैं। अभी बुक्स भी रखनी है। उसके बस इतना कहने की देर थी, अम्मा फिर से शुरू हो गई। हाँ तो किसने कहा है आधी दोपहर तक सोती रहा कर। कितनी बार कहा है रात को हर चीज तैयार करके रखा करो, पर तुझे असर हो तब ना। तू कहती होगी माँ का क्या है, बोलती है तो बोलती रहे। एक तो निकम्मी कम थी कि 2 और मेरे घर आ गई। अम्मा ने भाभी को कमरे से बाहर आते देखकर कहा। भाभी वहीं से मुंह बनाते हुए पलट गई। बस कर देना अम्मा, पक्का आइंदा जल्दी उठूंगी। उसने अम्मा के गले में बाजू हाइल करते हुए प्यार से कहा। चल जल्दी कर, तैयार हो जा, फिर शोर मचाता फिरेगी। शोर मचाती फिरेगी। अम्मा ने नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कहा। वो फौरन से तैयार होने चल दी। वैन का हॉर्न सुनते ही वो चादर उठाकर बाहर आई। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। उसने गेट से बाहर निकलते हुए कहा। अल्लाह हाफिज। अम्मा ने उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। कुछ दिनों से उनका दिल हौल रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अजीब से वाहमे हर वक्त घेरे रखते। अदन जब तक घर से बाहर रहती उनका दिल मुख्तलिफ खदशात में घिरा रहता। अब उसे जाते देखकर उन्हें फिर से बेचैनी लगी हुई थी। अल्लाह की अमान में उन्होंने एक बार फिर दूर जाती वैन को देखा।
मोहम्मद आलिम के सिर्फ 2 ही बेटे थे, नवाब आलिम और मीर आलिम। नवाब आलिम जितने फर्माबरदार और सुलझे हुए इंसान थे, मीर आलिम उतने ही नाफरमान और शैतानी सिफ्त के हामिल थे। मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उन दोनों की शादियों के बाद मोहम्मद आलिम ने तमाम ज़मीन और जायदाद उनमें आधी आधी तकसीम कर दी। चनाचे वो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के हमरा अलग घरों में शिफ्ट हो गए। नवाब आलिम के 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला, हैदर और अदन, जबकि मीर आलिम के 4 बेटे थे। वो चारों ही अवारा सिफ्त और घटिया मुशागिल के दिलदादा थे। नवाब आलिम की जितनी कदर मंजिलत थी, मीर आलिम गांव की उतनी ही नापसंदीदा शख्सियत थी। आए दिन लड़ाई फसाद, ज़मीनी झगड़े, लोगों की बेटियों को बिला वजह तंग करना और बहुत सी हरकतों की वजह सिर्फ यही ख़ानदान होता था। उनकी इन गलत हरकतों की वजह से गांव वालों ने मिलकर उन्हें गांव से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। मीर आलिम को धचका उस वक्त लगा जब पंचायत के इस फैसले में नवाब आलिम भी शामिल थे। वो इस वक्त अपने तीनों दोस्तों के हमरा क्लब की सीढ़ियों पर बैठा विस्की के घूंट पर घूंट भर रहा था। अंदर चल ना, तू तो इधर ही बैठ गया है, अहमद ने उसे सीढ़ियों पर बैठा देखकर कहा। नो, आई एम ओके, उसने एक और घूंट भरकर कहा। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रही थीं, लेकिन नजरें अब भी आने जाने वालों पर मरकूज थीं। वो चारों वहां आने वाले लोगों पर अपना अपना तबसरा करते हुए बेअहंगम कहकहे लगा रहे थे। फराह ने मेरा दिमाग चाट लिया है तेरा पूछ पूछ के, अहमद ने दूसरी बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लीव हर, जहर लगती हैं मुझे ऐसी लड़कियां। उसने दूसरी बोतल भी मुंह को लगाई। तो तुझे शहद कौन सी लगती हैं ये भी बता दे, अरसलान ने बेढंगे अंदाज में हंसते हुए पूछा, लेकिन दूसरी बोतल से सिर्फ चंद घूंट लेने के बाद ही वो जवाब देने से कासिर था। ये शहर की एलीट क्लास के बिगड़े हुए नवाबजादे थे, उन तमाम खूबियों से लबरेज जो अपर क्लास के इस टाइप के किसी भी लड़के में हो सकती हैं। इस वक्त वो नशे में धुत इर्द गिर्द से गाफिल क्लब की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं आज लेट हो गया, दाइम ने डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, हम आदी हैं। तलाल अहमद की बात पर वो बत्तीसी निकालकर नाश्ते की तरफ मतवज्जा हो गया। दाइम, आज मुझे समिया की तरफ जाना है। कुछ देर बाद सारा ने कहा। तो चली जाए मम्मी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, उसने लापरवाही से कहा। पूछ नहीं रही मैं, बता रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। नेहा को शॉपिंग करवानी है और इतने दिन से तुम उनकी तरफ नहीं गए, आखिर मंगेतर है वो तुम्हारी, कुछ तो ख्याल किया करो। ओह प्लीज मॉम, यू नो मुझे इन फजूल कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मंगनी का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके पल्लू से ही लगकर बैठ जाऊं, मेरी अपनी भी मसरूफियात हैं। ये काम आप ही को मुबारक हो, उसने बदतमीजी से जवाब दिया। जानती हूं मैं अच्छे से तुम्हारी मसरूफियात को, उन्होंने दांत पीसे। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसने अब भी पहले वाले अंदाज में कहा। जस्ट शट अप, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। सारा का दिमाग खोल गया। कूल डाउन प्लीज, क्या हो गया है आप दोनों को। तलाल अहमद जो नाश्ता करते हुए माँ बेटे की तकरार सुन रहे थे, एकदम दरमियान में बोले। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे का ही दिमाग 7वें आसमान पर है, इसी से पूछें क्या हुआ है इसे। सारा ने गुस्से से कहा। मम्मी आप सुकून से बैठे, मैं ही उठकर चला जाता हूँ। वो चाय का कप टेबल पर पटक कर बाहर निकल गया। क्या करती हैं आप? बच्चा नहीं है अब, वो बड़ा हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा सब कुछ, हर वक्त उसके पीछे मत पड़ी रहा करें। तलाल ने तहम्मुल से उन्हें समझाया। तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। मैं भी यही कह रही हूँ, बच्चा नहीं है अब वो, स्टडीज कंप्लीट है उसकी। जानते भी हैं आप आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहा है वो, क्या मसरूफियात हैं उसकी। सारा ने परेशानी से तलाल साहब को देखा। डोंट वरी, इस उम्र में औलाद ऐसी ही होती है, करने दे, वो जो भी करता है समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने लापरवाही से सर झटका। समझ जाएगा नहीं, आप समझाइए उसे, कल से अपने साथ ऑफिस लेकर जाएं, जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी तभी अकल ठिकाने आएगी। सारा ने फिर से जोर दिया। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, बात करूंगा मैं उससे, उन्होंने आराम से कहा। उनकी बात सुनकर सारा भी खामोशी से जूस पीने लगी। हाँ देखा था मैंने, यार हैरत वाली बात है, आखिर कौन है इतना फारिग जो 2 माह से हमारी वैन का पीछा कर रहा है। ऐसी भी क्या दिलचस्पी, कोई बात है तो क्लियर करे, इस तरह पीछा करने की क्या तुक बनती है। शांसा ने भी परेशानी से कहा। हाँ ना,
और तुम्हें तो पता है गांव में छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अदन की परेशानी किसी तौर कम नहीं हो रही थी। छोड़ो भी, अच्छा है ना, हमें एक बॉडीगार्ड मिल गया है, वो भी मुफ्त में। हानिया की बात पे वो दोनों हंस पड़ी। छुट्टी के बाद भी जब वो सब वैन में आकर बैठी तो वैन के चलने के कुछ देर बाद ही कहीं से ग्रे करोला नमूदार हो गई। उफ, क्या मुसीबत है, इसे और कोई काम नहीं है क्या? उसने गुस्से से पीछे आती कार को देखा। दफा करो तुम, हमें क्या, वो जो मर्जी करे, हमारा पाबंद थोड़ी है वो। अंदर से तो अदन का दिल भी कांप रहा था, मगर बज़ाहिर उसने मजबूती से कहा। सबसे ज्यादा टेंशन भी उसे ही थी कि उसका घर ही सबसे आखिर में आता था और वो कार अक्सर गांव से बाहर ही मुड़ जाती, मगर बाज़ औक़ात वो अदन के वैन से उतरने के बाद ही वापस जाती। अब भी वो परेशानी से शीशे से बाहर नजर आने वाले दौड़ते मनाजिर को देख रही थी कि अचानक वो कार बिल्कुल वैन के बराबर आ गई। उसने चौंक कर अंदर बैठे शख्स को देखा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और जन से गाड़ी आगे भगा ले गया। उसकी सिर्फ आंखों से पता चला था कि वो मुस्कुराया है। आंखों के अलावा सारे चेहरे पर मास्क था। कौन हो सकता है ये? उसके मुस्कुराने पर वो जी जान से कांप गई। ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा था? मैं तो उसे जानती तक नहीं। वो अब तक उसी कैफियत में थी। शुक्र है मुसीबत टल गई। हानिया ने गाड़ी को आगे जाते देखकर कहा, अदन क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों पीला हो रहा है? नहीं नहीं तो मैं तो ठीक हूं। उसने मुंह पर हाथ फेर कर जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। कौन था वो? 2 माह से क्यों पीछा कर रहा है? आखिर चाहता क्या है वो? उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। घर पहुंचने तक वो उसी हालत में रही। अदन क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी? जब से आई हो इसी तरह लेटी हुई हो, कोई मसला है क्या? शाम तक भी जब वो गायब दमागी रही तो अम्मा ने कहा, नहीं अम्मा, बस सर में दर्द है इसीलिए। उसने वक्ती बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। लेकिन अगले रोज जब वो फिर कसलमंदी से पड़ी रही तो अम्मा ने तशवीश से उसे देखा। तू बताती क्यों नहीं है, क्या हुआ है तुझे? कॉलेज भी नहीं गई आज, सब ठीक तो है? वो तो कभी बीमारी में भी छुट्टी नहीं करती थी, तो फिर आज? अम्मा का परेशान होना वजह था। ठीक हूं अम्मा, बस आज दिल नहीं कर रहा जाने को। बेटा, औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप जितना तजर्बा कभी हासिल नहीं कर सकती। कोई मसला है? बताओ। तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? चल बता, क्या बात है? कल से मैं देख रही हूँ, जब से तू आई है परेशान है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ओफो अम्मा, आप तो सीआईडी वाली नजर रखती हैं। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस बोर हो गई हूँ रोज रोज जाकर, इसीलिए सोच रही हूँ 2-4 छुट्टियां ही कर लूँ। स्टडीज का बर्डन है और कुछ नहीं। खामखा इतनी टेंशन न लिया करें। वो हंसते हुए उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। अम्मा के अंदर तक उतर जाने वाली नजरों से वो वाकई घबरा गई थी। पहले तो जी में आया कि सब कुछ उन्हें बता दे, मगर अम्मा को बताने का मतलब कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी था। वो तो उसके मामले में हद से ज्यादा मोहतात थी। उसका ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। अब वो घर बैठकर अपनी सारी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती थी। हाँ, वो अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं जाएगी, हो सकता है सब ठीक हो जाए। वो अम्मा की गोद में सर रखे सोच रही थी। मैं टेंशन नहीं लूंगी तो कौन परवाह करेगा तेरी? बस एक बात याद रखना, माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते। वो उम्र के जिस भी हिस्से में पहुंच जाएं, उनके पास औलाद के हर मसले का हल होता है। एक बार वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए समझा रही थी। अम्मा की बातों से लग रहा था कि वो मुतमईन नहीं हूं, मगर फिर भी उन्होंने उसे दोबारा नहीं कुरेदा। दाइम, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। तलाल ने रिमोट से चैनल चेंज करते हुए कहा। अच्छा, वो क्यों? वो मोबाइल छोड़कर बाप की तरफ मतवज्जा हो गया। तुम अब फ्री हो तो कल से ऑफिस ज्वाइन करो। ओह नो डैडी, मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम्हें इंटरेस्ट है किस चीज में? वही बता दो। जो काम भी कहें तुम्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। चाहते क्या हो आखिर तुम? सारा हर बात के जवाब में उसकी ना से तंग आ चुकी थी। आप चुप करें, मैं बात कर रहा हूं ना। तलाल अहमद ने फौरन मुदाखलत की। अच्छा, तो आपको मम्मी ने पट्टी पढ़ाई है? उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए बाप की तरफ देखा। तलाल कहाँ लगाकर हंस पड़े। गलत नहीं कहा मैंने कुछ भी। मां हूं मैं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। वो खूनख्वार नजरों से उसे देखती हुई बोली।
इलेक्शन सर पर है, मैं ऑफिस को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, सो तुम अब ऑफिस ज्वाइन करो, बल्कि ऐसा करो अपनी कंपनी ही को देखो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत मांग है उसके प्रोडक्ट्स की। फिलहाल तो सब कुछ मैनेजर पर छोड़ा हुआ है, मगर कब तक, उसे खुद देखो। सबसे पहले तो मशीनरी रिन्यू करवाओ, नई टेक्निक्स को फॉलो करो, स्टाफ में चेंजिंग करनी है तो वो करो, उसे फुल टाइम दो तो वो डबल प्रॉफिट देगी। इसका मतलब है आपने मम्मी की बात लास्ट में माननी है। उसने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। जाहिर है यार, वापस तो घर ही आना होता है। तलाल ने आहिस्तगी से कहा तो वो दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। हालांकि मैं चाहता था आप मुझे थोड़ा और टाइम देते। अभी अभी तो मैं ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सका। नो मोर टाइम। अपनी एक्टिविटीज को कम करो, कल से तुम ज्वाइन कर रहे हो। मैनेजर तुम्हें हर चीज समझा देगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, मगर सिर्फ इलेक्शन होने तक। इसके बाद आप अपना काम खुद संभालेंगे। उसने भी लगे हाथों शर्त रख दी। हाँ हाँ ठीक है। तलाल ने सर हिलाया। उसे मानते देखकर सारा ने भी सुकून का सांस लिया। उन बाप बेटे में बल्ला की अंडरस्टैंडिंग थी। वो शुरू से ही तलाल के ज्यादा करीब था, मगर सारा से उसकी इतनी नहीं बनती थी कि वो हर वक्त रोक टोक करती रहती। हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखने के बावजूद भी उनके अंदर वही टिपिकल खातून थी, अपने शौहर और बच्चों से मोहब्बत करने वाली, हर दम उनके लिए परेशान। वो खुद एक एनजीओ चला रही थी, ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता, मगर फिर भी बच्चों के मामलों में उन्होंने कभी भूल चूक नहीं की। दाइम के मुतालिक आजकल कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी, तभी उनकी परेशानी में अब इजाफा हो रहा था। हालांकि बाकी सबके नजदीक ये कल्चर का हिस्सा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो अपने बच्चों को आइडियल बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने तलाल के जहन में दाइम को ऑफिस ले जाने का ख्याल डाला। तलाल अहमद एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और नामवर सियासतदान थे। उनके 4 बच्चे थे, रयान, अनाया, सारिम और दाइम। रयान और अनाया दोनों शादीशुदा थे। शादी के बाद रयान कराची, जबकि अनाया अपने शौहर के साथ इंग्लैंड में सेटल थी। सारिम भी इंग्लैंड में ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, जबकि रयान बाप के साथ मिलकर बिजनेस को वसी से वसी तर कर रहा था। अब भी वो कराची में बिजनेस सेट करने की वजह से खुद भी वहीं सेटल हो गया। दाइम उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था। सारा चाहती थी कि वो भी सारिम की तरह बाहर से ही डिग्री लेकर आए, मगर वो दारिम था, हर मामले में अपनी मर्जी करने वाला। उसने यहीं रहकर पढ़ने को तरजीह दी और तलाल ने हमेशा की तरह उसका साथ दिया। आज सारिम वापस आ रहा है शाम की फ्लाइट से, सारा ने उसे इत्तला दी। क्यों? क्या मतलब क्यों? घर आ रहा है, वो पाबंदी है क्या उसके आने पे? उफ मम्मी, आप तो हर बात को उल्टा ही समझती हैं। मैं ये पूछ रहा था वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ रहा है या कुछ दिनों के लिए? ये थोड़ी कहा है कि वो घर ही ना आए, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अभी उसके चंद थीसिस रहते हैं, फिर ही वो हमेशा के लिए आएगा। लेकिन तुम अपने ऑफिस को उसके हवाले करने के ख्वाब देखना छोड़ दो, अपना काम खुद संभालो। क्यों? मैं क्यों दूंगा उसको? आई कैन रन इट ऑन माई ऑन बिहाफ। वो उंगली में की चेन घुमाता बाहर की तरफ बढ़ गया। सारिम से उसकी गाढ़ी छनती थी। वो जो भी कहता, सारिम डैडी की तरह उसकी हर बात मानता। अब भी उसने यही सोचा था कि सारिम के आते ही वो ऑफिस उसके हवाले करके हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाएगा, मगर मम्मी ने एक बार फिर उसकी सारी खुशफहमियों पे पानी फेर दिया। रात के इस पहर वो अपने दोस्तों के हमराह सड़क पर आवारागर्दी कर रहा था। आज अरसलान क्यों नहीं आया? उसने च्युइंगम मुंह में डालते हुए बाकी दोनों से पूछा। उसका ठिकाना गर्ल्स कॉलेज है, मेरा तो ख्याल है वो रात को भी वहीं खड़ा रहता है। अहमद उसके हाथ पे हाथ मार कर हंसा। तभी उसके मोबाइल की बेल हुई। हेलो? हाँ, वो मेरे सामने ही है, लो खुद ही उससे बात कर लो। अहमद ने मोबाइल उसके जानिब बढ़ाया। उसने अचंभे से फोन पकड़कर कान को लगाया। हेलो के जवाब में नस्वानी आवाज सुनकर उसने फोन कान से हटाकर स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पे मौजूद नाम देखते ही माथे पे बल पड़ गए। उसने फोन काट कर वापस अहमद की तरफ उछाल दिया। तुझे कौन सी आग लगी थी जो पहली बार में ही मेरे मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन उसे दे दी? अजीब बला पीछे पड़ गई है। अहमद ने जवाब में हंसते हुए मोबाइल कैच किया। तू उसका फोन क्यों नहीं उठाता? वो बेचारी हमेशा यही कहती है, मैं जब भी उसे फोन करूं उसका नंबर आगे से मसरूफ ही होता है। मैंने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। उसकी बात सुनकर उन दोनों के मुंह से हंसी के फवारे फूट पड़े। वैसे एक बात तो है, हिल तो तू भी गया था वहां जाकर।
शारिक ने उसे आंख मारते हुए कहा। जाहिर है कोई भी नॉर्मल इंसान पहली बार वहां पर जाए तो एक बार पागल तो जरूर हो जाता है। फिर दोबारा कब जाने का इरादा है? सालिम ने पूछा। फिलहाल तो मूड है ना टाइम, फिर कभी देखेंगे। चल जैसे तेरी मर्जी, जब मूड हुआ तो बताना। वो दोनों उसके साथ चलने लगे। आज वो एक हफ्ते बाद कॉलेज आई थी और अब सबसे नोट्स इकट्ठे करने में मगन थी। अदन, मेरे साथ बाजार तक चलो, मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं। अभी छुट्टी में काफी टाइम था जब शानजे ने उससे कहा। हरगिज नहीं, पागल हो गई हो क्या? अम्मा से जूते खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। प्लीज यार, मुझे कुछ चीजें लेनी है, इट्स अर्जेंट। हम वैन के आने से पहले वापस आ जाएंगे पक्का। प्लीज मना मत करना। मगर प्लीज ना, मना ना करो। वो हानिया की बच्ची भी नहीं जा रही, अब किसके साथ जाऊं मैं? अच्छा तो फिर वैन के आने से पहले ही आना होगा, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ पसोपेश के बाद वो बिलाखिर राजी हो गई। चादर ओढ़ने के बाद वो उसके हमराह चल दी। सड़क पर तेज तेज चलते हुए अजीब सा एहसास होने पर उसने पीछे मुड़ कर देखा तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने फौरन शानजे का हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ? वो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। शानजे ने एक नजर पीछे मुड़ कर देखा, फिर खामोशी से दोबारा चलने लगी। क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही? अदन, तुम लोगों के फैमिली इश्यूज तो नहीं चल रहे किसी के साथ? आई मीन कोई दुश्मनी वगैरह? क्या मतलब? उसने हैरान नजरों से शानसे को देखा। तुम पिछला एक हफ्ता कॉलेज नहीं आई तो पूरा एक हफ्ता ही इस गाड़ी ने भी वैन का पीछा नहीं किया, मगर आज ही ये गाड़ी फिर से। जस्ट शट अप शानसे। तुम मुझे ऐसा समझती हो? नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो। मैंने इसीलिए पूछा था कि कोई फैमिली इशू तो नहीं किसी के साथ। उसके दिमाग में झक्कड़ चलने लगे। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये कौन है? एक बात तो वाज़ेह थी कि वो उसी के पीछे आता था। खौफ ने चारों तरफ से उसे अपनी लपेट में ले लिया। शानसे, वापस चलो, मुझे बाजार नहीं जाना। उसे अब एहसास हो रहा था कि कॉलेज से निकलकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज यार, अब हम इतना आगे आ गए हैं, वो सामने ही तो शॉप है, बस 10 मिनट लगेंगे। वो उसका ठंडा हाथ थामते हुए तेज तेज चलने लगी। एक बार फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो गाड़ी वहां नहीं थी। दुकान के अंदर दाखिल होकर ही उसकी सांस बहाल हुई। शान से अपने लिए चीजें पसंद कर रही थी, मगर वो गायब दिमागी से इधर उधर देख रही थी। कौन हो सकता है वो? क्यों आता है मेरे पीछे? मुझे अम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए था। हाँ, आज जाकर मैं अम्मा को सब कुछ बता दूंगी, फिर बाबा खुद ही सारे मामले से निपट लेंगे। वो खड़ी हुई सोच रही थी कि शानजे ने उसका कंधा हिलाया। चलो चलें। हो गई शॉपिंग? हाँ हो गई। वो दुकान से बाहर निकल आई। परेशान मत हो, तुम अंकल से बात करना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हैं? कहाँ गया? इधर ही तो था। वो शॉपरों को एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल कर रही थी। ओह नो, अब क्या हुआ? यार, वो रेड बैग तो वहीं पर रह गया है। उसने अफसोस से माथे पे हाथ मारा। तुम पागल हो गई हो क्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अब फिर वापस जाना पड़ेगा। अगर वैन आ गई हुई तो? सो सॉरी यार, वो पीछे ही तो है दुकान में, अभी लाई, बस 1 मिनट। वो दौड़ते हुए वापस उसी दुकान में घुस गई। अदन वहीं सड़क पर खड़ी पीछे मुड़कर उसे देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम मिस अदन नवाब आलिम, कैसे मिजाज हैं आपके? वो जो कोई भी था उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। कौन कौन हो तुम? वो बिदक कर जल्दी से 2 कदम पीछे हटी। ये भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? ये कहकर उसने उसे बाजू से पकड़कर पास खड़ी कार की जानिब घसीटा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ। वो चीखते हुए लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। छोड़ो इसे। कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो? इर्द गिर्द के लोग ये मंजर देखकर इकट्ठे हो गए। उनमें से फौरन एक आगे बढ़कर बोला, मगर सामने वाले के पास रिवॉल्वर देखते ही उसकी जबान बंद हो गई। 1 मिनट के अंदर अंदर दफा हो जाओ सब यहाँ से, वरना इधर ही भून दूंगा। उसने रिवॉल्वर का रुख उन लोगों की जानिब किया। 2 सेकंड में ही वहां से हर कोई गायब हो गया। उसने धक्का देकर अदन को गाड़ी के अंदर डाला। अंदर बैठी औरत ने फौरन उसकी नाक पे रुमाल रख दिया। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो उसे नजर आई थी वो उस मास्क वाले शख्स का चेहरा था। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। दोपहर तक वो मैनेजर के साथ ही सर खपाता रहा, पर ख्वाब भी पल लेना पड़ा। उफ डैडी, कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे?
ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھائی واہ، بڑے ٹھاٹ پھاٹ ہیں، لگتا ہے بچہ راہ راست پہ آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب آیا تو؟ بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ پرسوں ہی آیا ہوں یار، اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں یار، ورنہ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر سٹڈیز کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ آج پھر اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں۔ تیرے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، سالم آیا ہوا ہے کل سے۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ ابھی تک عدن نہیں آئی، میرا دل ہول رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، آ جائے گی، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ پہلے تو اس وقت تک آ جاتی تھی، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئی۔ آج اتنے دنوں بعد تو گئی ہے وہ، ظاہر ہے جو حرج ہوا ہے وہ بھی تو پورا کرنا ہے۔ بھابھی کی تسلی پر بھی اماں کا دل کانپتا رہا۔ ان کی نگاہیں بار بار گیٹ سے ہو کر پلٹ آتی، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے سرک رہی تھیں، مگر عدن کو نہیں آنا تھا، سو وہ نہیں آئی۔ اب تو بھابھی کو بھی باقاعدہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں چکر کاٹ رہی تھیں، اتنے میں بابا اور عبداللہ بھی گھر آ گئے۔ عدن ابھی تک گھر نہیں آئی۔ اماں بابا کو دیکھتے ہی رو پڑی۔ کیا؟ چھٹی ہوئے تو 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک کیوں نہیں آئی؟ وین کب کی آ کر واپس بھی جا چکی ہے، اماں نے روتے ہوئے بتایا۔ عبداللہ گاڑی نکالو فوراً، بابا نے کانپتی آواز میں کہا۔ عبداللہ نے فوراً گاڑی نکالی، ان کا رخ عدن کے کالج کی جانب تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ، اسے تو راستوں تک کا ٹھیک سے علم نہیں ہے، خدا نہ کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ اماں کے دل میں ہر طرح کے وہمیں سر اٹھانے لگے تھے۔ اللہ نہ کرے اماں، آپس دعا کریں وہ خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائے۔ بڑی کی نسبت چھوٹی بھابھی اماں کے زیادہ قریب تھی۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی رب کے حضور گر گرا رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، عبداللہ اور بابا اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ اماں کی آنکھیں ایک پل بھی نہ سکھی۔ عشاء کے بعد گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا تھکے قدموں سے صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ کہاں ہے عدن؟ آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ اماں بے قراری سے ان کی جانب بڑھیں۔ آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو بتائیں، کہاں ہے میری بچی؟ ہم نے سارا کالج چھان مارا ہے، مگر وہاں سوائے چوکی دار کے اور کوئی نہیں تھا۔ عدن کی تصویر دیکھنے پر اس نے بتایا کہ چھٹی سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے ساتھ اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ سارے ہسپتال بھی چیک کر آئے ہیں، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا، عبداللہ نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے بتایا۔ ہرگز نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ اس نے بھلا کہاں جانا ہے، وہ تو کبھی کالج سے باہر نہیں گئی۔ اماں نے فوراً اس کی بات کو جھٹلایا۔ اس کی صرف ایک ہی سہیلی ہے شان سے، آپ اس سے جا کر پتہ کریں، شاید اسے کچھ پتہ ہو۔ بھابھی کی بات پر بھائی فوراً کھڑے ہوئے۔ بابا، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں شانزے سے معلوم کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد بابا اور عبداللہ شانزے کے گھر موجود تھے۔ خیریت چودھری صاحب، آپ اس وقت رات کو؟ شانزے کا باپ انہیں اس وقت دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ علیم الدین، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ گھر پر ہی ہے جی، مگر بات کیا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، اسے بلاؤ، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ انہیں بیٹھک میں بٹھا کر تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو شانزے ان کے ہمراہ تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم تم سے جو کچھ پوچھیں وہ سچ سچ بتانا۔ کیا چھٹی سے کچھ دیر پہلے عدن تمہارے ساتھ کالج سے باہر گئی تھی؟ جی انکل، وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ دراصل مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھیں بازار سے، اسی لیے میں اس کو ساتھ لے کر گئی تھی، مگر شاپنگ کے بعد جب میں باہر آئی تو ایک بیگ دکان میں ہی بھول آئی۔ میں اسے لے کر جب واپس آئی تو عدن وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے اسے کافی ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، میں سمجھی شاید وہ واپس چلی گئی ہے، لیکن وہ کالج میں بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے ساری سچائی من و ان بیان کر دی۔ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی کیا؟ آئی ایم سو سوری آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ ابھی اس کا میسج آیا ہے کہ وہ وہیں سے خالہ کی گھر چلی گئی تھی۔ وہ دوپہر سے آئی نہیں، اسی لیے ہم پریشان ہو گئے تھے۔ عبداللہ نے فوراً کہانی بنائی۔ نواب عالم نے آنکھیں میچ لیں۔ چلو عبداللہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔
اس نے بھی فوراً ان کی پیروی کی۔ بھائی، ابھی وہ دروازے میں ہی تھا کہ شانزے نے پیچھے سے آواز دی۔ جی؟ مجھے نہیں پتا عدن نے آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ پچھلے 2 ماہ سے ایک گاڑی ہماری وین کا پیچھا کر رہی ہے۔ پہل تو ہم نے اتنا نوٹ نہیں کیا، مگر جب وہ مسلسل پیچھا کرتی رہی تو ہمیں پریشانی ہوئی۔ صبح ٹائم اور چھٹی کے وقت وہ برابر ہمارا پیچھا کرتا تھا، لیکن پچھلا 1 ہفتہ عدن کالج نہیں آئی تو وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے نہیں آئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ عبداللہ کے ماتھے کی رگ ابھری۔ پلیز آپ تحمل سے میری بات سنیں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آج جب میں اور عدن بازار جا رہی تھیں تب بھی وہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی، مگر مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ نمبر دیکھا تھا آپ نے؟ کیا نمبر تھا اس کا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، نمبر کا تو نہیں پتا، ہاں مگر وہ گرے کلر کی کرولا ہے، بس اتنا پتا ہے۔ اور اس شخص کے چہرے پر بھی ماسک ہوتا تھا، ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ شانزا کی باتیں سن کر اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں ان کے انتظار میں دروازے میں ہی کھڑی تھی، مگر نواب عالم کے جھکے ہوئے کندھے دیکھ کر ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اماں، کبھی آپ کو عدن نے کسی گاڑی کے متعلق بتایا جو ان کی وین کا پیچھا کرتی تھی؟ اس کی بات پر اماں کا دل دہل گیا۔ کون سی گاڑی؟ کون پیچھا کر رہا تھا؟ عبداللہ نے ساری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ ماں نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کون کر سکتا ہے ایسا؟ ہائے، کس کی نظر لگ گئی میرے ہنستے بستے گھر کو؟ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ آج رات کی سیاہی، ان کے چہروں پہ کیا کالک ملنے والی تھی، وہ سب اس سے باخبر تھے۔ اسے یہاں محصور ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے، وہ حساب رکھنا بھی چاہتی تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اغوا ہونے سے لے کر اب تک اس کو بے ہوشی کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی چیخنے چلانے لگتی، نتیجتاً ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں لگا دیا جاتا۔ اب کی بار جب وہ ہوش میں آئی تو ساکت نگاہوں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کے انمول وجود کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ چکا ہے۔ امی، اس کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ بمشکل سہارا لے کر اٹھی اور کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آئی، جس کے اندرونی سائڈ پہ مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری بد دعا ہے تم ساری زندگی سکون کے لیے ترسو، تمہیں ایک پل بھی چین نصیب نہ ہو، عبرت ناک انجام ہو تمہارا۔ آخر کس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اب تک تو سارے گاؤں کو خبر ہو چکی ہوگی، بابا تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ کس عمر میں کون سا دکھ مل گیا انہیں میری وجہ سے۔ وہ گرل کے ساتھ سر ٹکا کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اتنے دنوں سے بھوکی تھی، اب کھانا دیکھ کر اس میں انکار کرنے کی سکت نہ تھی۔ وہ لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ دوسری بار دروازہ کھلا، اب وہ لڑکی کھانے والے برتن واپس لے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کو باہر سے ڈھولکی، موسیقی اور گھنگروؤں کی ملی جلی آوازیں آئیں۔ خطرے کی گھنٹیاں اس کے چاروں اطراف بجنے لگیں۔ مارے خوف کے وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنو، یہ کون سی جگہ ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں کہاں ہوں اس وقت؟ تمہیں تو پتہ ہے نا؟ وہ بھاگ کر اس لڑکی کے سامنے آئی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں کہاں ہو تم، اور تم یہاں کھڑی منہ اٹھائے کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ نہایت ہی نامناسب لباس میں ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ لڑکی کھانے کے برتن لے کر فوراً واپس چلی گئی۔ جہاں تم اس وقت موجود ہو وہ اس شہر کا ریڈ لائٹ ایریا ہے۔ اس نے عدن کے سر پر بام پھوڑا۔ کچھ پل کے لیے کائنات کی ہر شے تھم گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بکواس کر رہی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتوں آسمان ایک ہی مرتبہ اس کے سر پر ٹوٹ پڑے۔ ایسا ہو چکا ہے ڈارلنگ، اب تم اپنی تیاری پکڑو، بہت جلد میں تمہارا بندوبست کر دوں گی۔ دروازہ پھر سے لاک ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتی اس عورت کو عدن کی کربناک چیخیں اور دستک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے تینوں دوستوں کے ہمراہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا کوک کے گھونٹ بھر رہا تھا اور ساتھ ہی ویکینڈ کے لیے کوئی پلان سیٹ کر رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی۔ ہیلو، جی فرمائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔
दूसरी जानिब की बात पूरी होने से पहले ही उसने लाइन काट दी। अजीब मुसीबत है, हाथ धो के पीछे पड़ गई है। बाकी तीनों उसे हैरत से देख रहे थे। उसी का फोन था? अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके अलावा भी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? तू एक बार चला क्यों नहीं जाता? चल ऐसा करते हैं, कल रात ही चलते हैं, वैसे भी सुना है कुछ नया है वहां पे। क्या? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, मुझे तो सिर्फ इतना ही बताया था उसने। तुम लोग ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? तूने कौन सा मार्का मारना है जो टाइम नहीं है? बस कल हम चारों ही जाएंगे, डन हो गया। नो यार प्लीज, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। पहले तेरे पास टाइम नहीं था, अब मूड नहीं है, मसला क्या है? कल को तू हमें भी कहेगा प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरा मूड है तुम लोगों से मिलने का। शट अप, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चलना यार, क्या बिगड़ेगा तेरा? अरसलान ने भी कहा। ओके, सिर्फ तुम लोगों के कहने पर जा रहा हूँ, बट मैं ज्यादा देर हरगिज नहीं बैठूंगा और उसे भी अच्छी तरह से समझा देना आइंदा मुझे फोन ना करे। ये हुई ना बात? अहमद सबसे ज्यादा खुश था, उसे खास तौर पर उसको साथ लाने का हुक्म मिला था। अब्दुल्ला ये मामला पुलिस में ले जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ज़ाती तौर पर अपने दोस्त एसपी दानियाल से बात की। उस लड़की के बयान से एक बात तो वाज़ेह है, वो गाड़ी अदन ही का पीछा करती थी। अगर वो उस रोज़ मार्केट से ही किडनैप हुई है तो इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर मालूम होगा। अगर फिर भी किसी को ना पता हुआ तो वैन का ड्राइवर तो है ना? ये कैसे हो सकता है? 2 माह से सुबह शाम पीछा करती गाड़ी को उसने नोट ना किया हो? किसी ने तो नंबर देखा होगा ना गाड़ी का। अब तुम ये मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मुजरिम तक पहुंच जाऊंगा। उसने अब्दुल्ला को तसल्ली दी। वो खुफिया तौर पे अदन को तलाश करने की मुहिम शुरू कर चुका था। उस घर में मौत का सा सन्नाटा था। कोई पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज आती। चौधरियों की बेटी 1 हफ्ते से घर से गायब है। जो भी सुनता उंगलियां दांतों में दबा लेता। बाबा को तो चुप लग गई थी, अम्मा की आंखें ही खुश्क न होती। हैदर और अब्दुल्ला ने हर वो जगह छान मारी जहां अदन के होने का जरा बराबर भी अमकान था। गांव में बात आखिर फैली कैसे? मैं तो अलीमुद्दीन के घर वालों को भी मुतमईन कर आया था कि अदन खाला के घर है। फिर कैसे फैल सकती है ये बात? आखिर किसने की है ये हरकत? हमने तो किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। फिर किससे इल्म था कि अदन घर में नहीं है? कौन है हमारा दुश्मन जो अंदर ही अंदर जोड़ें खोखली कर रहा है? अब्दुल्ला सख्त परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। बाबा सारा दिन कमरे में लेटे छत की तरफ देखते रहते। अम्मा ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो औरतें जो सलाम किए बगैर दरवाजे से नहीं गुजरती थीं, वो भी अब अम्मा को तंजिया नजरों से देखती, सरगोशियां करती गुजर जाती। अब भी वो सुबह सुबह बाड़े में मौजूद मुर्गियों को दाना डाल रही थी जब साथ वाले बाड़े में काम करती कुछ औरतों की आवाजें उनके कानों में पड़ी। तौबा तौबा, 1 हफ्ते से बेटी गायब है, अल्लाह जाने किसके साथ भाग गई। जरा भी हया न आई, बूढ़े माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। मैं तो शुरू से ही लड़कियों को पढ़ाने के खिलाफ हूँ। मैंने तो दबे लफ्जों में कहा भी था चौधराइन से, पर आगे से कहती है मुझे अपनी बेटी पर एतमाद है। बंदा पूछे कहाँ गया अब वो एतमाद? लो भला, लड़कियों को कौन पढ़ाता है? मगर चौधराइन का दिमाग तो वैसे ही साथ में आसमान पर था। कहती थी 16 जमातें करवानी है बेटी को, अब करवा ले, 16 की बजाय 20 जमातें। ए बहन, शक्ल से तो बड़ी शरीफ लगती थी, क्या पता था अंदर से ऐसी निकलेगी। तौबा तौबा, अल्लाह ऐसी बेहया औलाद दुश्मन को भी ना दे। अम्मा के हाथ से दानों वाला बर्तन छूट गया। कैसी हो चौधराइन, कुछ पता चला बेटी का? कहाँ चली गई आखिर? एक औरत की उनकी जानिब नजर उठी तो वो मुस्कुराते हुए लहजे में बोली। अम्मा खामोशी से आंसू बीती अंदर चली आई। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया? ऐसा कौन सा सख्त गुनाह हो गया हमसे? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, उसकी हिफाजत करना मेरे मौला। वो दुआ मांगते हुए एक बार फिर रो पड़ी। दाइम, अभी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट आया है इस पे तुमने साइन क्यों नहीं किए? डैडी, मुझे तो अभी बिजनेस की पूरी मिस्ट्री ही समझ नहीं आई, अभी से साइन करने की पोजीशन में नहीं हूं मैं। आप प्लीज उसे कुछ देर के लिए डिले करवा लें, मैं करूंगा उसे साइन जरूर करूंगा, बट अभी नहीं। ओके, मैं जस्ट 2 माह की मोहलत ले सकता हूँ, इससे ज्यादा वो किसी क्लाइंट का इंतजार नहीं करते, जबकि मैं चाहता हूँ ये सिर्फ तुम्हें मिले। बहुत प्रॉफिट है इसमें। जरूर मैं ही लूंगा, बट आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, और तुम्हारा अपार्टमेंट फ्री है ना? आजकल किसी को दिया तो नहीं? नहीं, फ्री है। खैरियत? हाँ, उसमें कुछ चेंजिंग करवानी है। इलेक्शन की वजह से अब आए दिन गेस्ट आते रहेंगे, मैं चाहता हूँ सब कुछ घर से बाहर रहे। ओके, एज यू विश। मैं सोच रही थी अब तुम्हारी शादी कर दूं।
अब तुमने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। समिया कब से मुझे कह रही है, मैं ही हर बार उसे बीच में लटका देती हूँ। बाप बेटे की गुफ्तगू खत्म होने के बाद मम्मी दाइम से मुखातिब हुई। नो नो नेवर मॉम, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, स्टैब्लिश नहीं हो गया अभी। फिलहाल मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे अपनी आज़ादी बड़ी अजीज है। अगर आपकी भांजी को इतनी जल्दी है तो सारिम है ना, उससे करवा दें। उसकी बात पे सारिम को जोरदार अच्छू लगा। उससे शादी करने से बेहतर है मैं सारी उम्र कंवारा रह लूं। सारिम की बात पे उसने बेइख्तियार कहकहा लगाया। क्यों, ऐसी कौन सी बुराई देख ली है तुम लोगों ने उसमें? मम्मी, आपकी भांजी में भला कोई बुराई हो सकती है? बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया की सारी नेक लड़कियां एक तरफ और आपकी भांजी एक तरफ। इसीलिए तो कह रहा हूँ सारिम से करवा दे। ये तो वैसे भी आपका साबिर शाकिर बच्चा है। फजूल बातें मत करो, मैंने उसे हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है, तो अब सारिम के लिए सोच लेना। एक मिनट, कहीं सारिम आपका सुतीला बेटा तो नहीं जिसके बारे में आप कभी अच्छा नहीं सोच सकती? ले सारिम बेटा, डैडी से पूछ कहाँ है तेरी मम्मी। उसने डैडी को आंख मारते हुए सारिम से कहा। डैडी और सारिम दोनों उसकी शरारत समझकर हंस पड़े। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में अगर कोई लड़की तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ नेहा है। सारा ने सख्त नजरों से उसे देखा। ओके मम्मी ओके, लेकिन 5 साल से पहले तो हरगिज नहीं। अगर ज्यादा जल्दी है तो फिर सारिम है ना। वो फिर से सारिम को छेड़ता हुआ सारा का दिल हौला गया। ओके डैडी, मैं चलता हूँ, अब टाइम हो गया है। ओके। तलाल भी उसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे। वो पूरी दिलजमी से तो नहीं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत बिजनेस में दिलचस्पी ले रहा था। और बिजनेस तो फील्ड ही ऐसी है जो एक बार उसमें कदम रख दे वो सारी जिंदगी उसके चार्म से बाहर नहीं आ सकता। तलाल ये बात अच्छे से जानते थे। अब तक तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अब यही तुम्हारी किस्मत है। रात को वो औरत फिर उसके पास आई। नहीं, हरगिज भी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी मगर ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसी गिरी हुई नहीं हूं मैं, जिसकी पैसा देख कर ही राल टपक पड़े। वो हसियाती अंदाज में चिल्लाई, मगर उस औरत का जन्नाटेदार थप्पड़ मुंह पर पड़ते ही वो औंधे मुंह बेड पर गिरी। उसने झटके से उसे बालों से पकड़कर उठाया। अम्मी, उसके लबों से हल्की सी चीख निकली। अभी तो अम्मी याद आई है ना, एक रखकर और दूंगी तो नानी भी याद आ जाएगी। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान जाओ, वरना ये मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। उसकी खतरनाक नजरें खुद पे जमी देखकर अदन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। देखो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने कहोगी मेरे बाबा उससे डबल पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम जैसी भी हो अब बिल्कुल वैसी हो जाओगी जैसा मैं चाहती हूँ। आलिया, उसे अच्छा सा तैयार करना। वैसे तो इसे जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कल रात बहुत बड़ी महफिल है, उसके मुताबिक कर देना। अभी से इसके फेस की क्लींजिंग शुरू करो। खबरदार मेरे पास भी मत आना, वरना मैं हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। जैसे ही वो लड़की उसकी जानिब बढ़ी, अदन ने उसे धक्का दिया। वो सीधा ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर से टकराई। पास खड़ी औरत ने थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल कर दिया। समझती क्या हो तुम खुद को? बड़ी आई नेक परवीन, दोबारा ऐसी हरकत की तो जान निकाल दूंगी। चलो आलिया, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसकी अक्कड़ तो कल रात को निकालूंगी मैं। वो उसे बेड पे पटक कर बाहर निकल गई। महजबीन की हील की टिक टिक उसके दिमाग पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। सारी रात उसने फर्श पे बैठकर रब के आगे गिड़गिड़ाते हुए गुजारी थी। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मुझसे जिसकी इतनी कड़ी सजा मिल रही है? ये किस इम्तिहान में डाल दिया मुझे? अल्लाह प्लीज मेरे दामन को दागदार होने से बचाने मेरी मदद करें। सिर्फ आज की रात है मेरे पास। क्या होगा मेरे माँ बाप का? वो तो कभी दुनिया वालों के आगे सर नहीं उठा सकेंगे। मेरे नामा अमाल में कोई एक भी नेकी मौजूद है तो उसके बदले मुझे यहाँ से निकाल दे मेरे अल्लाह। इस आजमाइश को खत्म कर दे, मेरी इज्जत की हिफाजत करना मेरे मौला। वो हाथ ऊपर की जानिब उठाए बंद आंखों से दुआ मांग रही थी। आंसू उसके हाथों के प्याले में जज्ब हो रहे थे। सुबह होने तक वो फर्श पे अकड़ूं बैठी रही। महजबीन ने कमरे से वो हर चीज उठवा दी थी जिससे वो खुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती। हर आधे घंटे बाद कोई न कोई लड़की आकर उसकी खैरियत की यकीन दहानी कर रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो बमुश्किल उठकर बंद खिड़की के पास आई। कहीं कोई जी रूह नजर नहीं आ रहा था।
वो जो अम्मा की 10 आवाज़ों पर भी नहीं उठती थी, अब नींद उससे कोसों दूर थी। उसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगाई। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। महजबीन ने हर किसी को दावत दी थी। क्या है यहाँ पे? बिला वजह मुंह उठाकर आ गए हो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बेजार सा आने वाले लोगों को देख रहा था। अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों? तूने जाकर किस जगह का इफ्तिताह करना है? थोड़ी देर बैठ जा, चलते हैं फिर। अहमद ने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठा लिया। लोगों की मुठभेड़ देखते ही महजबीन उठकर चली गई। उसका रुख तह खाने में बने कमरों की जानिब था। एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला। अदन का दिल उछलकर हलक में आ गया। चलो। कहाँ? कहाँ ले जा रही हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर लेकर जा रही हूँ बन्नौरानी, चलोगी ना? महजबीन ने सख्ती से उसको बाजू से पकड़कर उठाया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुंह बंद करो और खामोशी से चलो। ज्यादा चूं चढ़ा की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने जोर से उसे बालों से पकड़कर झटका दिया। नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ो मुझे। वो इसी तरह उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उठो चले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, घबराहट सी हो रही है। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार यहाँ पे आए हो। जहाँ इतनी देर बैठ गया है वहां थोड़ी देर और बैठ जा यार, कौन सी कयामत आ जानी है। गई तो है वो अभी बाहर, आ तो जाए वो, फिर चलते हैं इकट्ठे। अहमद की बात सुनकर उसने पास पड़ी पानी की बोतल उठाकर मुंह को लगा ली, लेकिन अगला मंजर देखते ही वो दूसरा घूंट हलक से नीचे ना उतार सका। आज महजबीन के कोठे पे उस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत की थी। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पर थी, जिसका एक बाजू महजबीन ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाजें आना बंद हो गई थीं। उसने उसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत उसके चेहरे से आया थी। सब लोग उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। उसके गिर्द लिपटा दुपट्टा महजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। उसने बेबस नजरों से उस जल्लाद सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर महजबीन ने अपनी उंगलियां उसके बाजू में पेवस्त कर दी। शुरू करें, बोली। उसकी मकरूह आवाज गूंजी। 2 लाख, एक खरीदार की आवाज आई। 5 लाख, 7 लाख। लोग बढ़ चढ़कर उसकी कीमत लगा रहे थे। उनमें अक्सरियत उन सियासी शख्सियात की थी जो शराफत का चोला पहने बाकियों की नजरों में धूल झोंक रहे होते थे। उसके वजूद पर लर्जा तारी हो गया। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक, इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दें। मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे इज्जत की मौत दे दें। इन भेड़ियों से बचा ले मुझे। मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला ना छोड़ें। आप तो शहरक से भी ज्यादा करीब है ना, मेरी इज्जत की हिफाजत करें, मुझे बचा लें। आंसू उसकी आंखों से निकलकर कारपेट में जज्ब हो रहे थे। उसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग उस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो साकित बैठा उसके लरसते हाथों की पुश्त पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि उसने कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। उसके सर्कल में आज एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की में कुछ और था। वो सबसे मुनफरिद थी। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या रखा है यहाँ पे, बिला वजह मुंह उठा के आ गए हो तुम लोग। अहमद ने जब उसे हर चीज से गाफिल सामने खड़ी लड़की को देखते हुए पाया तो फौरन उसके कुछ देर पहले कहे गए अल्फाज को लौटाया था, मगर उसके वजूद में अहमद की बात सुनने के बाद भी कोई हरकत पैदा नहीं हुई। 10 लाख, एक और तमाशाई की आवाज आई। महजबीन की बाछें खिल गईं। इर्द गिर्द क्या हो रहा था इस सब से बेखबर वो यकटक उसी को देख रहा था। महजबीन ने चारों तरफ देखकर गिनती शुरू की। 10 लाख 1। अल्लाह जी प्लीज मुझे बचा लें, ये जुल्म मेरे साथ ना होने दें। वो आंखें बंद किए हुए अल्लाह को पुकार रही थी। 10 लाख 2। उसकी सांस मद्धम हो गई थी। नहीं अल्लाह, प्लीज नहीं। 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी को उस शख्स की सर्द आवाज ने तोड़ा था। उसने झटके से आंखें खोलकर आवाज की सिमत देखा। उसके दोस्तों समेत सारे मजमे को सांप सूंघ गया। महजबीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अब भी उसको टिकटिकी बांधे देख रहा था। तू तू पागल हो गया है क्या? 50 लाख में लड़की खरीदेगा? 50 लाख में? अंकल तुझे 1 सेकंड में घर से बाहर निकाल देंगे।
कोई अक्ल है काम की? अहमर को सबसे पहले होश आया, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करता चेक बुक निकाल कर रकम लिखने लगा। ओ भाई, कौन सी मुसीबत गले डलवाने लगे हो? तुमने क्या करना है इसका? हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू दिस। चेक पर 50 लाख की रकम लिखे देखकर अहमर का सर वाकई घूम गया, मगर उसने एक बार फिर सामने खड़ी लड़की को देखा और चेक पे साइन कर दिए। यार, एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, 50 लाख कोई मामूली रकम नहीं है। अरसलान भी आहिस्ता आहिस्ता कोमा से बाहर आ रहा था। वो उन सबको नजरअंदाज करते हुए एक ट्रांस किसी कैफियत में उठा और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे करीब आता देखकर महजबीन की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। उसने झटके से चेक महजबीन के मुंह पर दे मारा। इसका वाकई दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ इसे इसीलिए थोड़ी लाया था कि वो इकट्ठे 50 लाख एक ही बार में उसके मुंह पर दे मारे। अहमर के तो पसीने छूट रहे थे। तुझे ही आग लगी हुई थी इसको यहाँ लाने की। अब एक आना नहीं देगी औरत हमें। शारिक का हाल भी उनसे कम ना था। अहमर, तू रोक इसे, अंकल को जानता है ना, इसके साथ साथ वो हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। किसी तरह से इसे रोक ले मेरे भाई। अरसलान ने अहमर को हिलाया। अहमर के गले में गिल्टी बार बार उभर रही थी। महजबीन अब भी बेयकीनी से कभी चेक को तो कभी सामने खड़े लड़के को देख रही थी। आज तक किसी ने 50 लाख कीमत नहीं भरी थी। वो उसकी आंखों में देखता हुआ थोड़ा पीछे हटा और झुककर जमीन पे पड़े दुपट्टे को उठाकर वापस सामने खड़ी लड़की के सर पर डाल दिया। अब की बार अदन को भी झटका लगा था। वो तवाइफ के कोठे पर खड़ी लड़की के सर पर चादर डालने वाला पहला मर्द था। वहां आने वाले मर्दों में वो वाहिद शख्स था जिसकी आंखों में उसे हवस नजर नहीं आई थी। क्या उसकी दुआएं कबूल हो गई थीं? क्या वाकई उसे खुदा ने बेआसरा नहीं छोड़ा था? उसने आहिस्तगी से अदन का हाथ थामा और उसे लिए कोठे की दहलीज पार कर गया। वो बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ घसीटती हुई चली गई। सब लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले उसे जाता देख रहे थे। यार प्लीज ऐसा मत कर, देख मेरी बात सुन। तू कहता है तो मैं अभी महजबीन से बात कर लेता हूँ। अंकल को भनक भी पड़ गई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे यहाँ इसीलिए थोड़ी लाया था कि तू एक बार ही। अहमद दौड़ते हुए उसके पीछे आया था। मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी सुर्ख आंखों और सर्द आवाज से एक बार तो अहमद भी दहल गया। वो उल्टे कदमों पीछे हटता गया। उसने फ्रंट डोर खोलकर अदन को अंदर बैठने का इशारा किया। वो एकदम होश में आई। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। खामोशी से गाड़ी में बैठो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। कहते साथ ही उसने झटके से उसे फ्रंट सीट पर पटक दिया। ड्राइविंग करते हुए भिजे हुए होंठ और स्टीयरिंग पे सख्त गिरफ्त उसके अंदर उठने वाले तूफान का पता दे रहे थे। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक कर बैठी मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ड्राइविंग करते हुए उसने सिर्फ एक नज़र रहम की भीख मांगती उस लड़की पर डाली। उसकी सख्त नज़रों के बाद दोबारा अदन में सारे रास्ते उसे मुखातिब करने की हिम्मत न हुई। गाड़ी खूबसूरत से इलाके में बने एक फ्लैट के सामने रुकी। आओ मेरे साथ। अब वो फ्लैट का लॉक खोल रहा था। अदन अब तक गाड़ी का दरवाज़ा थामे खड़ी थी। अंदर आओ। नहीं, मैंने नहीं आना। वो रोते हुए सरनफी में हिला रही थी। वो कैसे उसका एतबार करती? था तो वो एक मर्द ही ना, और अब उसे पता नहीं कहाँ लेकर आया था। दुनिया पर से एतबार तो बहुत पहले ही उठ चुका था। एक बार का कहा तुम्हें समझ नहीं आता क्या? नहीं, मैंने नहीं आना। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। अंदर आओ अब। वो कांपते हुए अच्छी तरह दुपट्टा लपेट कर दरवाजे में आ खड़ी हुई। इस घर में खाने पीने की हर चीज मौजूद है। अब तुम्हें यहीं रहना है। दरवाजा मैं बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ। कोई भी आए तो हरगिज हरगिज दरवाजा नहीं खोलना। गलती से भी इंटरकॉम ना उठाना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो एक के बाद एक बम उसके सर पे फोड़ रहा था। क्या क्या मतलब है आपका? कौन है यहाँ पे? क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे यहाँ? देखें, आप जो कोई भी है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरे में मत डालें। उसने बदहवासी से एक नजर उस फर्निश्ड फ्लैट को देखकर फिर सामने बैठे शख्स को देखा। जो कोई नहीं हूं मैं, दाइन तलाल नाम है मेरा, और अब आपको यहीं रहना है। बाहर की दुनिया तो देख ही चुकी है, इसीलिए जो कह रहा हूं उस पर अमल करें।
یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، گھر میں ہر چیز موجود ہے، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہاں پر کوئی آئے گا نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ اس نے دروازے میں منہ کھولے ساکت کھڑی عدن کے پاس آ کر کہا، آپ کا نیم؟ عدن، برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑیے مس عدن۔ وہ اسے راستے سے ہٹا کر دروازہ باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کتنی ہی دیر خالی ذہنی کیفیت کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ صرف ایک کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی خوفزدہ انداز میں سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک کوئی ہیولا سامنے والے کمرے میں نمودار ہوا۔ بے ساختہ چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔ زاروں کی طرح روتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمت جمع کرتی اٹھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک دوپٹہ صوفے کے کارنر میں پھنس گیا۔ بجائے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے وہ دوپٹہ وہیں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، سوئچ بورڈ میں لگے سارے بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے گرے ہوئے تھے۔ دروازے کو ڈبل لاک لگا کر بھی خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ کہاں چھوڑ کر چلا گیا مجھے؟ کیسے رہوں گی میں یہاں؟ اگر کوئی ادھر آ گیا تو؟ آپ نے وہاں بھی میری حفاظت کی تھی، مجھے بخیر و عافیت وہاں سے نکال دیا، یہاں بھی مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا میرے اللہ۔ پتہ نہیں اور کتنا بھٹکنا لکھا ہے میری قسمت میں، مجھے اس دربدری کے دکھ سے بچا لیں۔ اگر آپ نے اس انسان کی شکل میں میرے لیے مسیحا بھیجا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کبھی ختم نہ ہونے دینا یا اللہ۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور ان میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے اللہ سے مخاطب تھی۔ 50 لاکھ۔ پھر سے وہی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کا سرد انداز یاد آتے ہی ایک بار پھر پورا جسم لرز گیا۔ کتنی مضبوطی سے اس کی کلائی تھامے وہ کوٹھے سے باہر آیا تھا۔ کلائی پر انگلیوں کے سرخ نشان اب بھی موجود تھے۔ اگر وہ اچھا انسان ہے پھر وہاں کیوں موجود تھا؟ 50 لاکھ کوئی ایسے ہی تو نہیں دے دیتا۔ کیوں دیے اس نے اتنے پیسے؟ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی۔ پہلے عزت کے چلے جانے کے خوف سے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اب ہر طرف سناٹا دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار سڑک پر سے کسی ٹریفک کے گزرنے کی آواز آتی، لمحہ بھر کے بعد ہی وہی خاموشی چھا جاتی۔ سنسان سی جگہ کا خوف ہر شے پہ غالب تھا۔ اسے فلیٹ پہ چھوڑ کر وہ بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، سڑکوں پہ ٹریفک پرنام تھی۔ وہ کئی کلومیٹر آگے جاتا، پھر وہیں سے یو ٹرن لے کر واپس آ جاتا۔ نہ جانے ان چند گھنٹوں میں وہ کتنی بار فلیٹ کے آگے سے گزرا تھا۔ اب تک کتنی ہی سڑکوں پہ وہ گھوم چکا تھا۔ بے سکونی ہر پل بڑھ رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بالآخر رات کے 3 بجے اس نے گاڑی گھر لے جانے والے راستے پر ڈال دی۔ گھر پہنچ کر گاڑی سے نکلنے کے بعد اس نے اچٹتی سی نظر ارد گرد ڈالی۔ ہال کی ساری لائٹس آن تھیں۔ جلد ہی اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ نیہا، سمیہ خالہ، سارم اور ممی سب کے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائے دائم، نیہا نے دور سے ہی دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ ان سب پہ بغیر کوئی نظر ڈالے سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دائم، دائم، اسے کیا ہوا؟ ممی کی آواز پہ کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا، جا کر دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ نیہا کو تو جیسے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی، تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیڈ پہ چت لیٹا ہوا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ بیڈ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک، خیریت ہے؟ اس طرح اٹھ کر کیوں چلے آئے؟ میں وہاں بیٹھا ہی کب تھا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ میں دبا دوں؟ فی الحال تو میرا سر درد تم ہو۔ پلیز لیو می الون۔ جاؤ یہاں سے۔ تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو؟ اب دیواروں سے مخاطب ہونے سے تو رہا ظاہر ہے تمہیں ہی کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں آئندہ یہاں پہ نہ آؤں؟ آنے کی دعوت تو خیر میں نے تمہیں اب بھی نہیں دی تھی۔ پلیز گو فرام ہیئر۔ میں اس وقت کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہاں، وہ پیر پٹک کر سارا غصہ دروازے پہ نکالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس نے زور سے کنپٹیوں پہ ہاتھ رکھ کر دبایا، پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سلیپنگ پل نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بڑھ سی گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر ساری کھڑکیاں کھول دیں اور خود ٹیرس کی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ریلنگ پہ جھک کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ نیچے لان میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سارے پودے اور درخت ساکن کھڑے تھے، جیسے کائنات میں ہر طرف سکوت چھا گیا ہو۔ بس ایک وہی تھا جسے کسی پل چین نصیب نہیں تھا۔ بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پہ کوہنیاں رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور سے آتی مؤذن کی آواز نے کائنات پہ چھایا سکوت توڑا تھا۔ بند آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ کیوں کیا میں نے ایسا؟ کیا ہو گیا تھا مجھے ان لمحوں میں؟ کیوں خود پہ ہر اختیار ختم ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن کلمات دہرا رہا تھا۔ وہاں پہ تو سینکڑوں لڑکیاں روز آتی اور جاتی ہیں، روزانہ بیچی جاتی ہیں۔ میرا کون سا کوئی رشتہ تھا اس سے؟ پھر کیوں بچا لیا اس کو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بغیر سوچے سمجھے 50 لاکھ منہ پر مار آیا۔ کیوں؟ اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی میرے سے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ایک بار پھر آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور لرزتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے کلمات کا اثر تھا یا کچھ اور؟ ایک آنسو آنکھ سے نکل کر ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں جذب ہو گیا۔ اپنی کیفیت خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔ وہ کمرے کی طرف واپس مڑ گیا۔ چھوٹی سی شیشی میں سے دوسری گولی بھی نکال کر پانی کے ساتھ نگل لی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بیڈ پہ گر گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد آنکھوں کے سامنے دھندلکا چھانے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عجیب سی کیفیت اذان نے طاری کرتی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا۔ واش بیسن پہ جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، پھر ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں وضو کیا۔ آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ شاید بہت سال پہلے۔ ہاں، انٹر کا آخری سال تھا، جب اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر سختی سے تمام لڑکوں کو کالج کے ساتھ ملحقہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور آج کتنے سالوں بعد وہ دوبارہ اسی رب کے سامنے سر جھکانے جا رہا تھا۔ یہ بالکل لاشعوری عمل تھا۔ جائے نماز ملنا تو ناممکن تھا۔ پہلے موبائل سے قبلہ رخ دیکھا، پھر الماری سے ایک صاف شال نکال کر زمین پر بچھائی۔ نیت باندھتے ہوئے اتنے آنسو آنکھوں میں کہاں سے جمع ہو رہے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ زبان لرز رہی تھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے اس کے آنسو پاؤں پر گر رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، مگر آنسو خود بخود امٹ رہے تھے۔ آخری سجدہ کرتے ہوئے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ایک سکون سا تھا جو روح و جان میں سرایت کر گیا۔ دل پہ پڑا ہر بوجھ اتر گیا۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ وہیں شال پہ بے خبر سو گیا۔ دوبارہ آنکھ دن کے 12 بجے کھلی۔ اوہ نو! وہ فوراً سے گھڑی دیکھتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا۔ ممی جلدی سے ناشتہ لگوا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بلیک 2 پیس میں سلیقے سے بال جمائے بالکل فریش سا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اب تو لنچ کا ٹائم ہونے والا ہے، کچھ دیر ٹھہر جاؤ۔ نہیں، آپ ناشتہ ہی لگوائیں، مجھے آفس جانا ہے، آلریڈی اتنی لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیوں، رات کہاں رہے ساری جو آنکھ اتنی دیر سے کھلی؟ اب بولنے والی نیہا تھی۔ تم سے مطلب؟ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ اس کی بات پہ بے اختیار مدھم سی ہنسی دائم کے ہونٹوں پہ بکھر گئی۔ ویسے کب تک یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ ہے؟ تم سے مطلب؟ میری خالہ کا گھر ہے، جب تک میری مرضی میں رہوں۔ مستقبل میں تمہارے سارے مطلب مجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ نیہا نے غور سے اسے دیکھا۔ آج پہلے والی شوخی غائب تھی۔ آج رہنے دو آفس جانے کو۔ اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، کہیں باہر چلتے ہیں۔ نیور۔ آفس سے آف نہیں کر سکتا، ڈیڈی نے سختی سے کہا ہوا ہے۔ ہاں، جیسے آج تک تم ڈیڈی کی ہی مانتے آئے ہو نا۔ ظاہر ہے جس دن اپنا منوانے والی مل گئی تب اس کی بھی مانا کروں گا، فی الحال تو ڈیڈی ہی کی مانتا ہوں۔ نیہا کا دل سکڑ کر پھیلا۔ تو اب تک
तुम्हें मिली नहीं अपना मनवाने वाली? उसने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो। आप जो कोई भी हैं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मुझे एक दलदल से निकालने के बाद दूसरे में मत डालें। नेहा की बात पर सोचों का रुख एकदम किसी और जानिब मुड़ गया। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो खुद साकित रह गया। मुझे उसका ख्याल इस वक्त क्यों आ गया? वो फौरन खुद पे काबू पाते उठ खड़ा हुआ। मम्मी मैं जा रहा हूँ। रुको तो सही, उज़्मा को कह आई हूँ मैं नाश्ते का करके जाना। नहीं ऑफिस में कर लूंगा। वो खुद से उलझता हुआ बाहर निकल गया। नेहा की बेचैन नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। वो घर जहां हर दम रौनक रहती थी अब वहां खामोशियों ने डेरे डाल दिए थे। हर कोई दूसरे से नजरें चुराए फिरता। एक और सूरज निकल आया था। भाभियां अपने काम निपटा रही थीं। बाबा सहन में बिछी चरपाई पे लेटे आसमान को तक रहे थे। आंखों की नमी बता रही थी वो क्या सोच रहे हैं। अम्मा को अब भी हर आहट पे अदन का गुमान होता। सारा दिन वो कमरे में बैठी उसके कपड़ों, किताबों और तस्वीरों को गले लगा लगा कर रोती रहती। मेरी बच्ची अल्लाह जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी। वो बार बार अदन की तस्वीर को चूम रही थी। अम्मा, अगर आपकी यही हालत रही तो बाकी सबको कौन संभालेगा? अब्दुल्ला भाई ने बात की है ना अपने दोस्त से, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी अदन हमारे पास होगी। अब उठे बाहर आए। भाभी अम्मा को बाजू से पकड़े बाहर ले आईं। तभी गेट के बाहर किसी गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाने की आवाज आई। बाबा ने आंखों में आई नमी साफ करते हुए उठकर दरवाजा खोला। ग्रे करोला उनके घर के सामने खड़ी थी। सामने आते शख्स को देखकर नवाब आलिम के माथे पर शिकनों का जाल बिखर गया। अस्सलाम वालेकुम नवाब आलिम साहब, क्या लेने आए हो यहाँ? लेने तो मैं खैर बहुत पहले आया था, अब तो कुछ देने आया हूँ। अंदर तो आने दें, क्या यहीं खड़े खड़े सारी बातें कर लेनी है? आइए मैं खुद ही आपको ले चलता हूँ, कहीं मेरे आने की खुशी में बेहोश ही ना हो जाए। वो उनके कंधे पे हाथ रखकर अंदर आया। नवाब आलिम ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वो प्यार लेने को उनके आगे झुका पर अम्मा ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कमाल है भाई, आप लोग तो जवाब भी नहीं देते। वो खुद ही जाकर बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। वैसे नवाब साहब, घर आए मेहमानों को चाय पानी पिलाने का कोई रवाज नहीं है आपके यहाँ? भाभी अच्छी सी चाय बनाकर ले आए बगैर चीनी के। इतने दिनों से मिठाई खा खा कर तो वैसे ही शुगर हो गई है। भाभी बजाय किचन में जाने के हंकारा भर कर वहीं अम्मा के साथ बैठ गई। और कैसी तबीयत है आपकी ताईजान? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? आप लोगों ने आपस में कोई सलाह मशवरा किया हुआ है कि घर आए बंदे से सब ने बारी बारी एक ही सवाल पूछना है? खैर, मैं तो ताईजान के पास अफसोस करने आया हूँ। आना तो अम्मा भी चाहती थी पर मैंने सोचा पहले मुझे जाकर सूरत हाल मालूम कर लेनी चाहिए। आखिर दुख दर्द में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। अम्मा और बाबा ने उलझकर उसे देखा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सच में दिली दुख हुआ ताईजान। मैंने सुना है आपकी दुख्तरे नेक अख्तर घर से भाग गई है। क्या फायदा ऐसी औलाद का, इससे बेहतर था वो पैदा होते ही मर जाती। कम से कम इतनी कालक तो मुंह पे ना लगती। बकवास बंद करो अपनी। छानबीन नहीं करवाई आपने? आखिर किसके साथ भागी है? मैं कहता हूं अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मगर वो बच्चाए दफा होने के टांग पे टांग रखकर तकिए के साथ टेक लगा के पहले से भी ज्यादा आरामदेह पोजीशन में आ गया। आपने पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? ऐसे मामले में तो हमारी पुलिस भी बड़ी दिलचस्पी लेती है। कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही। बल्कि मैं तो कहता हूँ अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि चौधरी नवाब आलिम की इकलौती दुख्तरे नेक अख्तर किसी आवारा लड़के के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। अगर किसी को सही सलामत मिल जाए तो बराए मेहरबानी नवाब साहब के घर पहुंचा दे। और नवाब आलम बेटी के साथ साथ दामाद को भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। आखिर को बहुत ब्रॉड माइंडेड है ना आप। कहिए कैसा लगा? अम्मा को भाभी ने फौरन सहारा दिया। नवाब आलिम उसकी बात सुनकर वहीं पड़ी चारपाई पर गिर गए। आखिर को कितना सह सकता है एक बाप जिसकी जवान बेटी इतने दिनों से घर से गायब हो। कैसे कर सकता है वो लोगों के मुंह बंद। उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। अरे नहीं नहीं, अभी से बेहोश नहीं होना आपने। फिर मैं अफसोस किसके पास करूंगा? ताई जान आप भी जरा संभालें अपने आप को। फिर क्या हुआ अगर जवान बेटी कुछ दिनों से गायब है? आ जाएगी, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है। वो बड़ी कमीनी मुस्कुराहट के साथ नश्तर पे नश्तर चला रहा था। भाभी चाय बड़ी मजेदार बनाई है आपने, ईमान से मजा आ गया।
کیا آپ کو بھی نند نے کچھ نہیں بتایا؟ مجھے تو پتا چلا تھا آپ دونوں بڑی اچھی سکھیاں ہیں۔ اتنے میں ہی گھر کا بیرونی گیٹ واہ ہوا۔ راستے میں آتے عبداللہ کی نظر اچانک اٹھی۔ گھر کے سامنے کار کھڑی تھی۔ صبح صبح کون آ گیا؟ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ قدم زمین نے جکڑ لیے۔ گاڑی کا نمبر تو مجھے نہیں معلوم، مگر ہاں وہ گرے کلر کی کرولا ہے، اور اس شخص کے چہرے پہ ماسک ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اس کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ گھر میں وہ شخص موجود تھا جس نے ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے قدموں میں برقی سی دوڑ آ گئی۔ سامنے چارپائی پہ بابا بے سدھ پڑے تھے۔ فاطمہ اماں کے ہاتھ سہلا رہی تھی اور دوسری چارپائی پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی اس کے سر پہ ڈال دیا ہو۔ پل بھر میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ارے آؤ آؤ چودھری عبداللہ آؤ، تمہارا ہی تو انتظار تھا مجھے۔ اب تایا جان تو بالکل ہی ڈھہ گئے ہیں، باقی بچا افسوس تمہارے پاس ہی کر لیتا ہوں۔ کمینے، ذلیل انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ عبداللہ بپھرے شیر کی طرح اس پہ جھپٹا۔ واہ، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ویلکم کرنے کا۔ لگتا ہے ابھی تک وہ اکڑ اور تنتنا گیا نہیں۔ بکواس بند، ادن کہاں ہے؟ اس نے آتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اماں نے لرز کر اسے دیکھا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اس کا اشارہ عبداللہ کے ہاتھوں کی طرف تھا۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف اتنا بتا میری بہن کہاں ہے؟ آخری اطلاعات کے مطابق تمہاری بہن اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا ہے بکواس نہیں، صرف اتنا بتا وہ کہاں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت تو نے ہی کی ہے، تو ہی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ سیدھے طریقے سے بتا ورنہ یہیں گاڑ دوں گا زمین میں۔ عبداللہ کی گرفت اس کی گردن پہ مضبوط ہو گئی، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے گاڑ کر اپنی بہن کا پتہ میرے فرشتوں سے پوچھو گے کیا؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اماں کو تو سکتہ ہو گیا۔ دیکھ جہانگیر، مجھے بتا کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں تم نے اسے کڈنیپ کیا ہے، مجھے بتا دے ورنہ تجھے معلوم ہے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اس نے بمشکل اپنے حواسوں پہ قابو پایا۔ جواب میں جہانگیر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ پولیس کے پاس ہی جاؤ گے نا؟ تو چلو بھائی ساتھ ہی چلتے ہیں، پر جانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اسے میں نے ہی کڈنیپ کیا ہے یا میں ہی اس کا پیچھا کرتا تھا؟ اب یہ نہ کہنا گاڑی کا کلر گرے تھا۔ میرا خیال ہے پاکستان میں لاکھوں گرے کلر کی کارز ہیں، اور جس گاڑی کے بارے میں تم آج کل انویسٹیگیشن کر رہے ہو نا، اس کی تو نمبر پلیٹ ہی جعلی تھی، اور اس گاڑی والے کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوتا تھا۔ سو اب بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ اس کی بات سن کر عبداللہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ بابا تو اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جو چاہتا تھا وہ تو تم لوگوں نے دیا نہیں، اب کیا فائدہ؟ دیکھو جہانگیر، تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا، مگر خدا کے واسطے مجھے بتاؤ ادن کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ جہاں بھی ہوگی اب تو عیش کر رہی ہوگی، اور ہو سکتا ہے شادی شدہ بھی ہو چکی ہو، بھول جاؤ اس کو۔ بہن ہے وہ چودھری عبداللہ کی، اس پہ ایک آنچ بھی آئی نا تو کتوں کو کھانے کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ جہانگیر عالم ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے عبداللہ سے اپنا گریبان چھڑوایا اور سر جھکائے بیٹھے نواب عالم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اب تو یقین آ گیا نا نواب عالم، جہانگیر دوستی نبھائے نہ نبھائے دشمنی قبر تک نبھاتا ہے۔ جہانگیر، عبداللہ نے اس کے سر پہ پسٹل تان لیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، صحیح صحیح بتا دے ورنہ ٹانگوں پہ چل کر واپس نہیں جا سکو گے۔ نہیں عبداللہ۔ اماں کی چیخ پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا جو دھڑام سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خدا حافظ۔ جہانگیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہتا باہر کی جانب لپک گیا۔ بابا کے ذہن سے آہستہ آہستہ ماضی پہ چھائے پردے سرکنے لگے۔ میر عالم کو گاؤں سے نکالنے کے بعد انہوں نے اپنا ہر تعلق اس سے ختم کر لیا۔ بہت سالوں تک وہ بالکل ایک دوسرے سے دور رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میر عالم کبھی کبھار گاؤں میں کسی خوشی غمی پہ آتے جاتے انہیں سلام کرنے لگے۔ کچھ بھی تھا، وہ بھائی تھا ان کا۔ نواب عالم زیادہ دیر تک سٹ مہری نہ برت سکے۔ میر عالم کی ملاقات ہمیشہ ان سے مردانے میں ہوا کرتی تھی۔ اماں کو اس سب سے سخت بیر تھا، اسی لیے میر عالم نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہ کی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، دونوں کی اولاد اپنے اپنے باپ پر ہی گئی تھی۔ جہاں حیدر اور عبداللہ نے کبھی اونچی آواز میں باپ سے بات تک نہ کی تھی، وہیں
मीर आलिम की औलाद बिल्कुल अपने बाप जैसी ही नाफरमान, आवारा और घटिया मुशागिल की दिलदादा थी। ना बच्चों ने कभी तमीज मांगी और ना ही परवीन चची ने देना मुनासिब समझे। अभी कुछ माह पहले ही की बात थी। मीर आलिम और जहांगीर गांव में होने वाली किसी शादी में शिरकत करने आए थे। रात वो नवाब आलिम के यहाँ मर्दाने में रुके। मीर आलिम तो वहीं बैठे बातें करते रहे, मगर जहांगीर ताई को सलाम करने की गर्ज से घर की तरफ आ गया। अभी वो घर के अंदर ही दाखिल हुआ था कि किसी के खिलखिलाने की आवाज कानों से टकराई। वो सामने झूले में बैठी भाभी से बातें करते हुए हंस रही थी। इतने सालों बाद आज वो इस घर में आया था, सो फौरी तौर पे उसे ना पहचान सका, मगर उसके नैन नकूश में ताई की मुशाबहत वाज़िह थी। वो वहीं दरवाजे से पलट आया। घर जाकर उसने बाप से अदन के लिए बात की। मीर आलिम ने उसे समझाना चाहा, मगर बेटे की जिद के आगे उनकी ना चल सकी। नतीजतन बीवी के बावेला करने के बावजूद चंद दिनों बाद वो फिर से नवाब आलिम के सामने थे। उनकी आमद का मकसद सुनकर कुछ देर के लिए नवाब आलिम बिल्कुल खामोश हो गए। भाईजान, हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे एक दूसरे से दूर ना हो। देखो मीर आलिम, ये नामुमकिन है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, मैं उनकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं करना चाहता। तुम मेरे भाई हो, 100 बार भी आओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर बच्चों की जिंदगी के फैसले में यूं उनकी मर्जी जाने बगैर नहीं कर सकता। फिर भी भाईजान, आप एक बार अच्छी तरह से सोच लें। मेरी ख्वाहिश है जिंदगी के आखिरी दिनों में हम इकट्ठे हो जाएं। वो नवाब आलिम को बगैर कुछ कहने का मौका दिए उठकर चले गए। घर आकर बाबा ने अम्मा से बात की। आज मीर आलिम आया था मेरे पास। खैर थी? जहांगीर के लिए अदन का रिश्ता लेने। क्या? अम्मा सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के पास आ बैठी। क्या कहा आपने? दबे लफ्जों में उसे मना कर दिया था, मगर उसने कहा एक बार फिर से सोच लें। आए हाय, किस मुंह से आ गया वो? जरा शर्म ना आई? भाई के घर का ही लिहाज कर लेता, भूल गया है क्या? क्यों उसे गांव से निकाला था? जैसा खुद वैसे ही आगे से औलाद है ना। मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी बुराई है जो उस कोले के मुंह वाले में नहीं है? बेशर्म कहेंगे। किस मुंह से मेरी फूलों जैसी बच्ची का रिश्ता उस गधे के लिए लेने आ गया? दर दर की खाक छान के अब उसे भाई की याद आ गई। भूल गया है वो किस तरह से अपनी थू थू करके उसे बाहर निकाला था। मगर मुझे तो एक एक लफ्ज याद है। उसी वक्त आपने उसके मुंह पे मारनी थी। हमें बख्शें, हम बाज आए तुम्हारे रिश्तेदारों से। हर दूसरे दिन वो बेशरम किसी न किसी को साथ लिए गाड़ी में झूले दे रहा होता है। शादी भी करवा ले उनसे। शादी कराने को ताया का घर ही नजर आया क्या? अम्मा को तो सुनते ही पतंगे लग गए थे। मैं बता रही हूँ आपको, मैं अपनी मासूम बच्ची को उस जहन्नम में नहीं झोंकूंगी। तो मैं कौन सा रिश्ता पक्का कर आया हूँ? जब दोबारा आएगा तो साफ साफ मना कर दूंगा। ना तो अब परवीन की नाक नहीं कटेगी, फप्फे कुटनी ना हो तो। अम्मा को तो अब तक हौल उठ रहे थे। बाबा ही खामोशी से उठकर बाहर चले गए। अदन जो कमरे में खड़ी सारी गुफ्तो शनीद सुन रही थी, बाबा के जाते ही अम्मा के पास आई। अम्मा, आप चाहे तो मुझे चूल्हे में झोंक दें, मैं मर जाऊंगी पर उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मरे तेरे दुश्मन, क्यों ऑल फॉल बक रही हो? और तुझे कौन भेज रहा है वहां? ये मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। माँ तो उसकी कहकर गई थी कभी मुंह नहीं करूंगी इधर। अब कैसे भेज दिया शौहर का रिश्ता लेने? खुद आती एक बार। गंजी किए बगैर जाने नहीं देना था मैंने उसे। आई बड़ी। मुझे तो उस मीर आलिम का आना पहले दिन से ही खटक रहा था, मगर तुम्हारे बाबा की वजह से खामोश रही। उसको भी तो हया ना आई आते हुए। अपनी बहन बेटियां नहीं है तो क्या हुआ, बंदा भाई की बेटियों को ही अपना समझे। पर उसने तो आज तक भाई को ना भाई समझा, ना ही भाई की औलाद को। आता जरा एक बार मेरे सामने, सारे करतूत खोल कर रख देती। दिल तो कर रहा है उस परवीन को जाके ऐसा घुमाऊं जो उसके सर पे 2 बाल रहते हैं ना, वो भी मेरे हाथों में आ जाए। अम्मा तो जलाल में आ गई थी। बावजूद परेशानी के उनकी बातों पे अदन की हंसी निकल गई। वो चुपके से वहां से खिसक गई। हफ्ते बाद जब मीर आलिम जवाब लेने आए तो बाबा ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया। वो जब्त के घूंट भरते वापस चले गए। घर जाकर जैसे ही मीर आलिम ने नवाब आलिम का जवाब बताया, जहां चची ने सुकून की सांस भरी थी, वहीं जहांगीर को तो आग लग गई। क्यों? उनकी बेटी के लिए आसमान से शहजादे उतरेंगे क्या, जो उन्हें मेरे में बुराइयां नजर आने लग गई हैं? अब्बा, आपको तो बात ही करने नहीं आती। सीधा सीधा जाके कहते हैं कि उस दिन बारात लेकर आएंगे, फिर देखता किसकी हिम्मत थी आगे बोलने की। अरे छोड़, मट्टी डाल उन पे। तेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक लड़की है, पर तुझे ही पता नहीं कौन से सुरखाब के पर नजर आ गए उस चुड़ैल में। अपने पुत्र के लिए तो मैं खुद चांद सी लड़की लाऊंगी।
बस अम्मा, अब तू देखती जा मैं करूँगा क्या। अब तक तो वो बदनामी नहीं भूला जो गांव से निकलते वक्त हमारे हिस्से में आई थी। सारा किया धरा आपके भाई का है अब्बा, उसे शुरू से ही हमारे से बैर है। आखिरी फैसला तो उन्हीं का था ना, वो ना चाहते तो किसकी हिम्मत थी हमें गांव से निकालने की। मगर मैंने फिर भी आपको रिश्ता लेने के लिए भेजा। मैंने पहल की हर चीज ठीक करने में, लेकिन आपके भाई ने बरसों से छिड़ी आग पे और तेल डाल दिया है। अब उस घर की तबाही मेरे हाथों लिखी है। देखता हूं मैं कौन आता है उस अदन बीबी को ब्याहने। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? जब करूंगा तब पता चल जाएगा। वो गुस्से से पागल होता घर से बाहर निकल गया। नवाब हाउस में रात के इस वक्त सब सहन में बैठे खुशगप्पियों में मसरूफ थे, जब जहांगीर पाँव की ठोकर से दरवाजा खोलता दंदनाता हुआ उनके सर पे आ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीजी है? नवाब आलिम ने फौरन गरज कर कहा, अच्छा तो ये बदतमीजी है? वो क्या था जो आज शाम यहाँ पे हुआ? ऐसे भी कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसमें जो तुम लोगों को सारे जहान की बुराइयां मुझ पे नजर आ रही हैं? उसने पास खड़ी अदन को देखकर चबाते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो अपनी। तुम दोनों कमरे में जाओ। नवाब आलिम ने अम्मा और अदन को कमरे में जाने का इशारा किया। अम्मा के पीछे खड़ी अदन भाग कर कमरे में चली गई। ना अच्छाई कौन सी है तुम्हारे अंदर जो मेरे घर में आके बकवास कर रहे हो? दोबारा मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो ये डोंगे जैसा मुंह मार मार के नील वील कर दूंगी। नहीं, नीलो नील कर दूंगी। अम्मा का तो उसे देखते ही दिमाग घूम गया। तुम कमरे में जाओ। बाबा ने सख्त नजरों से अम्मा को देखा। वो जहांगीर को घूरते हुए अंदर चली गई। एक बात याद रखना नवाब आलिम, मुझे तो अब तक वो सब नहीं भूलता जो तुमने पहले हमारे साथ किया था। अब जो दोबारा हुआ वो तो सारी उम्र नहीं भूल सकता। रखो सीने से लगा के अपनी बेटी को। देखता हूं मैं किसकी हिम्मत है इस दरवाजे पे बारात लाने की। तुम लोगों को गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी न मांगनी पड़ी तो मेरा नाम भी जहांगीर आलिम नहीं है। दिखा दी अपनी औकात। अगर अब तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी है तो अपना मुंह उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, अब्दुल्ला ने मुट्ठियां भींच कर कहा। और दूसरी बात, जहांगीर दोस्ती निभाए ना निभाए दुश्मनी कब्र तक निभाता है। वो एक कहर आलूद नजर कमरे की जानिब डालता हुआ जैसे आया था वैसे ही चला गया। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। नेहा और खाला 3 दिन डेरा डालने के बाद वापस चली गई थीं। वो घर में भी गायब दिमाग रहता और ऑफिस आकर भी अपनी ही सोचों में उलझा रहता। घर में उसकी रूटीन में तब्दीली सबसे पहले तलाल ही नोट करते थे, मगर उन्हें तो आजकल घर आने की भी फुर्सत नहीं थी। मम्मी तो उसको ऑफिस भेज के बिल्कुल ही मुतमईन हो गई थी, जैसे ऑफिस आकर वो हर चीज़ ही भूल जाएगा। और ये सच भी था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अहमद, अरसलान, शारिक की कॉल्स, मैसेजेस वो पहल इग्नोर करता रहा, फिर आखिरकार उनसे हर ताल्लुक ही तोड़ लिया। दोस्त, क्लब, हर चीज़ से वो मुंह मोड़ चुका था, मगर सुकून फिर भी ना था। सारा दिन वो एक ही नुक्ते पे सोचता रहता, आखिर क्या करना है मैंने उसका, क्यों लेकर आया, कब तक रख सकता हूँ उसको फ्लैट पे, अगर डैडी को पता चल गया। लेकिन उन्हें तो आजकल अपना ही होश नहीं है, मेरी खबरगिरी कहाँ से करवाएंगे। मैं कम इन सर? सोचों के तसलसल को मैनेजर की आवाज़ ने तोड़ा। यस सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज उसे फाइनल करना है। जी, क्या करना है? सर, हमदानी साहब के प्रोजेक्ट की फ़ाइल दे दें, आज उसे फाइनल करना है। तो कर लें आप। मगर सर, फ़ाइल आपके पास है, मेरे पास कहाँ से आई? सर, आपने कहा था मैं चेक करके साइन करूँगा। ओह शिट, सॉरी, मैं उसे देख नहीं पाया। आप खुद चेक कर लें, जहाँ साइन चाहिए मैं कर दूँगा। सर, आप ठीक हैं? यस ऑफ कोर्स, आप फाइल चेक करके ले आएँ। उनके जाने के बाद उसने फिर से सर चेयर के साथ टिका कर आंखें बंद कर ली। तभी अली ने ऑफिस में एंट्री दी। पता नहीं वो उस जगह पर पहुंच कैसे गई, क्या हुआ होगा उसके साथ। उफ, कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या हल निकालूँ इसका। वो दबे कदमों चलता उसके पास आ खड़ा हुआ। आखिरी फिक्रे उसने वाज़िया तौर पर सुने थे। किसका बेटा? मुझे पता, तेरे हर मसले का हल मेरे पास ही होता है। कान के पास उभरने वाली आवाज़ सुनकर वो स्प्रिंग की तरह उछला था। तुम कभी इंसानियत के दायरे में ना आना। मसला क्या है यार? देख, अगर कोई बिजनेस का मसला है तो डैडी से बात कर, घर का कोई मसला है तो मम्मी से कह। हाँ, अगर किसी लड़की का मसला है तो तेरा भाई हाजिर है, बता मेरे लायक क्या खिदमत है। शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या था? कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या हल निकालूँ उसका?
اس کی بات پہ دائم نے بے اختیار شکر کیا کہ پہلے والا جملہ اس کے کان تک نہیں پہنچے تھے۔ بس بزنس کی ہی ٹینشن ہے بیٹا، بزنس کی تو تجھے الف بے بھی نہیں پتا۔ آفس تو آتا ہی صرف کرسی توڑنے کے لیے ہے، گھر کے معاملے میں کوئی دلچسپی ویسے ہی نہیں ہے۔ بس پھر ایک ہی مسئلہ بچتا ہے، کیوں مجھے کیوں کچھ نہیں پتا؟ میرا بزنس ہے، آخر کل کو بھی مجھے ہی سنبھالنا ہے اور آج بھی۔ اس نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ دائم بولو، میں ایک ہفتے سے نوٹ کر رہا ہوں تم اپسیٹ ہو، کیا بات ہے یار، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ نہیں یار، مجھے کیا ہونا ہے، کہاں تو ہے، بس بزنس کی ٹینشن ہے۔ جس دائم کو میں جانتا تھا وہ تو آج کل کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو بچہ ماشاءاللہ سے پورے ایک وقت کا نمازی ہے۔ ڈیڈی کی انگلی پکڑ کے آفس آتا ہے اور ناک کی سیٹ میں گھر جاتا ہے۔ خیر تو ہے نا؟ علی کے اس تجزیے پہ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، کہیں کوئی عشق معشوقی والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ مجھے عشق فرمانے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ اچھا، مثلاً کیا؟ مثلاً آفس آ کر کام کرنے کی بجائے تیرے جیسے نکمے انسان کے ساتھ سر کھپانا اور وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو مجھے یقین ہے تیرے ساتھ کسی نے اپنے نصیب نہیں پڑھنے، پھر بھی بتا کون ہے وہ پری پیکر جس نے دائم تلال کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے؟ اس کی بات پہ دائم کا دھیان ایک بار پھر بٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی وہ، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، وہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی خبر نہیں لی اس کی۔ لڑکیاں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں، وہ کیسے رہ رہی ہوگی؟ اوہ ہیلو، کہیں تو بھی تو نیا پاکستان بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہا؟ تیری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے لیے عمران خان ہی بہت ہے۔ سو اپنے نادر خیالات سے باہر نکلا۔ آج پیٹ بھرا ہوا ہے کیا جو آتے ہی ٹر ٹر شروع کر دی ہے؟ اللہ تیرے جیسا دوست ہر کسی کو دے، میں آیا ہی اسی لیے تھا، چل اٹھ کہیں باہر چل کے لنچ کرتے ہیں۔ نو نو، جب تک یہ فائل کمپلیٹ نہیں ہوتی میں نے ہلنا بھی نہیں ہے یہاں سے۔ یعنی کہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں؟ آف کورس، بس ثابت ہو گیا تو ایک نمبر کا ڈھیٹ اور کھڑوس انسان ہے۔ آج کے بعد میں نے ہرگز تیرے پاس نہیں آنا، خبردار جو مجھے فون کر کے بلایا۔ تجھے یہ فائل زیادہ عزیز ہے نا؟ تو مر ادھر ہی، جا رہا ہوں میں۔ یہ دھمکی ایک ہفتے میں تیسری بار اسے علی کی جانب سے ملی تھی۔ وہ بغیر اس پہ کان دھرے لیپ ٹاپ پہ مصروف رہا، مگر سوچوں کی ڈور اب بھی کسی اور کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد طلال احمد ناشتے کی میز پر موجود تھے اور ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ گزشتہ روز ہونے والی مخالفین کی پریس کانفرنس پڑھ رہے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے دائم؟ انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کرتے دائم کو مخاطب کیا۔ دائم؟ جی ڈیڈ، آپ نے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا ہے آفس کیسا جا رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال میں تو A1 ہے، باقی پروگریس آپ خود دیکھیے گا آ کر۔ ہاں چکر لگاتا ہوں میں، آج کافی دن ہو گئے ہیں، بہت سے کام پینڈنگ ہیں، آج کچھ مصروفیت کم ہے، لگے ہاتھوں ایک دو اور کام بھی نپٹا لیتا ہوں۔ اوکے، ایز یو وش۔ کتنے % چانسز ہیں جیتنے کے؟ اس بار تو جیت ہماری ہی ہوگی۔ مخالفین کا حال تو تم دیکھ چکے ہو، اس بار حکومت بدل جائے گی، پبلک سپورٹ ہی سب سے زیادہ چاہیے، وہ آلریڈی ہمارے ساتھ ہے۔ دیٹس گریٹ، پھر تو آپ کی سیٹ پکی ہے۔ آج کل میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہے، چھوٹی سی بات کبھی ایشو بن جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تم ایسا کرو، آفس کی سیکیورٹی بڑھا دو، جتنی بھی اہم فائلز اور جو پروجیکٹس ہمارے انڈر ہیں سب کی فائلز بینک میں رکھوا دو۔ جو بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز مت نکلنا۔ خود بھی احتیاط برتو، بغیر سیکیورٹی کے ہرگز مت باہر نکلنا۔ ان دنوں میں مخالفین سب سے زیادہ بزنس اور فیملی کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آفس میں کیش بالکل نہ رکھنا، کچھ بینک میں جمع کرواؤ، باقی سارا گھر میں رکھو، تنازعات بڑھ چکے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے ڈیڈی، بلکہ تم مینیجر سے کہو آج ہی ساری فائلز اکٹھی کرے، صرف سافٹ کاپیز اپنے پاس رکھو، میں ایک دو کام نپٹا لوں پھر لگاتا ہوں چکر، اور کسی بھی پارٹی کے بندے کو آفس میں گھسنے نہیں دینا، اربوں کی مالیت کا سامان ہے وہاں۔ آج کل کے لوگ بہت اچھی حرکتوں پہ اتر آئے ہیں، سو بی کیئرفل۔ ٹھیک ہے، پھر میں ابھی نکلتا ہوں، آپ کے آنے تک سب کچھ کلیکٹ کر لوں گا۔ ہاں ضرور، میں بھی 12 بجے تک آتا ہوں، تب تک سب کچھ ہینڈل کرو۔ وہ سر ہلاتا ہوا کی چین اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان الیکشنز کی وجہ سے تو میری سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے، جلدی سے ہو جائیں تو جان چھوٹے، گھر میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں۔
طلال کی ہدایات کی وجہ سے سارا بھی بغیر ضرورت باہر نہیں نکلتی تھی۔ بس کچھ تو دن ہی رہ گئے ہیں، پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں پہ کوئی آنچ بھی آئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں احتیاط برتتی ہوں۔ سارم نے تو غلطی کر لی، پاکستان آ کے سارا دن گھر میں بور ہوتا رہتا ہے۔ ہاں بس کچھ دنوں تک سارم کی سیٹ بھی کنفرم کرواتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کا خرچ ہوگا۔ ویسے دائم کو آفس بھیجنے کا خیال بہت زبردست تھا، اسے آفس میں دلچسپی لیتے دیکھ کر اب میں بھی پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ لاؤبالی ضرور ہے مگر غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں اب تو وہ آفس اور گھر کے درمیان گھن چکر بنا ہوا ہے، سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کا یہی شیڈول رہے۔ سارا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ گھریلو معاملات ہی ڈسکس کرتی رہیں۔ چلیں آج تھوڑا سا فری ہوں، ایک بار اپارٹمنٹ کا جائزہ لے لوں، پھر آفس بھی جانا ہے، کل سے تو برڈن اور زیادہ ہو جائے گا، آج ہی سارے کام ختم کرتا ہوں۔ طلال تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شام تک اماں کو ہوش آ چکا تھا مگر ان کے لبوں پہ کفل لگ گیا، وہ خاموشی سے ہر ایک کی صورت دیکھ رہی تھیں۔ آج یا تو عدن گھر آ جائے گی یا پھر میر عالم کے گھر کے کسی بندے کو صبح کا سورج نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے میگزین گولیوں سے فل کر کے جیب میں رکھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے روکیے گا مت بابا، اپنی عزت سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی عزیز نہیں ہے، جان بھی نہیں۔ نواب عالم بالکل ساکت تھے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بھتیجا اتنی کمینگی پر اتر آئے گا۔ رک جاؤ عبداللہ۔ وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اماں کی آواز پہ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، میری بچی اس کے پاس ہے۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی، ہمیں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے۔ پھر کیا کروں میں، تم بتاؤ مجھے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بہن اس کمینے خبیث انسان کے پاس ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ خیال جینے نہیں دے رہا کہ میری بہن اتنے دنوں سے اس کے پاس ہے، میرا دل کر رہا ہے میں خود کو گولی مار لوں۔ وہ آنسو چھپانے کو سر جھکا گیا۔ اماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مرد رویا نہیں کرتے عبداللہ، اپنی بیٹی کو میں نے اللہ کی امان میں دے دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہانگیر اتنی ذلیل حرکت کرے گا کہ اپنے خاندان کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھے گا۔ اگر وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم مجھے اس کے گھر لے چلو، میں ایک ایک بندے کی منت کروں گی، پروین کے بھی پاؤں پکڑ لوں گی، انہیں جو چاہیے ہوگا ہم انہیں وہ سب دے دیں گے، بس مجھے میری عدن چاہیے، اسے کہیں سے لے آؤ عبداللہ۔ میں اس گھر کے ایک ایک فرد کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گی، وہ جو کہیں گے میں مانوں گی، بس کہیں سے میری بچی لا دو، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اپنی روب دار ماں کو اس حالت میں دیکھ کر عبداللہ اور حیدر دونوں کی آنکھیں برس پڑیں۔ نہیں اماں، آپ کے بیٹے زندہ ہیں، میں ان گھٹیا لوگوں کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دوں گا، عدن کو میں واپس لا کر رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ نہیں تم جہانگیر کو کچھ نہیں کہو گے، وہ ہمارے کیے کا بدلہ میری معصوم بچی سے لے گا، تم بس مجھے اس کے گھر لے چلو۔ عبداللہ میر عالم کو فون کرو، اسے کہو مجھ سے آ کر ملے ابھی اور اسی وقت، بابا نے ٹھنڈے لہجے میں عبداللہ سے کہا۔ اس نے فوراً باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ نواب عالم اٹھ کر مردانے کی طرف چلے گئے۔ آج پہلی بار انہیں میر عالم کا بے چینی سے انتظار تھا۔ السلام علیکم بھائی جان، خیریت تو ہے نا؟ عبداللہ کا فون آیا، میں فوراً اٹھ کر چلا آیا، سب ٹھیک تو ہے؟ آج سے پہلے کبھی نواب عالم کا بلاوا نہیں گیا تھا، سو اسی لیے میر عالم حیران تھے۔ نواب عالم نے ٹٹولتی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ عدن کہاں ہے؟ عدن گھر پہ ہی ہوگی، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میر عالم کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بچے نہیں ہو تم جو میری بات نہیں سمجھ رہے، مجھے لگتا تھا تم سدھر چکے ہو، مگر نہیں، سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو شام سے پہلے میری بیٹی کو واپس پہنچا دے، ورنہ تمہارا بیٹا صبح کا سورج نہیں دیکھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے سامنے زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے عدن؟ انہیں پہلی بار لگا تھا میر عالم سچ بول رہا ہے۔ حالانکہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہے، پھر بھی سن لو، میری بیٹی 1 ماہ سے گھر سے غائب ہے، اور آج جہانگیر آیا تھا میرے پاس یہ اطلاع دینے کہ عدن کو اس نے اغوا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کمینگی تم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر تمہاری اولاد تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میر عالم صدمے سے گنگ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہانگیر اتنا نہیں گر سکتا۔ وہ یہی 2 فکرے دہراتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارا بیٹا یہ چاند چڑھائے گا کہ میری بھتیجی کو اٹھوا لے گا؟ تم نے کیا سوچا میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ بتا کہاں ہے وہ، کہاں چھپایا ہے اس نے میری بھتیجی کو؟ یہ نہ کہنا کہ تم جانتی نہیں ہو،
हर काम वो तुम्हारी शय पर ही करता है। बताओ कहाँ है अदन? मीर आलिम ने आते ही बीवी को सहन में घसीट लिया। तुम उस मनहूस की वजह से मेरे पे हाथ उठाओगे? मैं ज़बान काट दूंगा तुम्हारी अगर आइंदा मेरे भाई या उनके बच्चों को कुछ कहा। बदजात औरत, तुमने उजाड़ दिया मेरा घर, मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया, मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर घर आया तो अब्बा को गुस्से से पागल होते अम्मा को पीटते देखा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है क्या? बता कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है तूने अदन को? उन्होंने अम्मा को छोड़कर झटके से उसका गिरेबान थामा। अच्छा, तो ये वजह है इस गरज चमक की। वाह भाई, बड़ी क्विक सर्विस है आपके भाई की। अपनी ज़बान को लगाम दे, बता कहाँ है अदन? तूने मुझे भाई को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बेगैरत इंसान। अपने ख़ानदान की इज्जत पे हाथ डालते हुए हया ना आई तुझे? मैं मर क्यों ना गया अपने भाई को इस हालत पे देखकर। मीर आलिम रोते हुए चारपाई पर बैठ गए। जिस औलाद के लिए सब कुछ किया, आज उस औलाद ने उन्हें किनारे से लगा दिया था। बड़े हौल उठ रहे हैं आज भाई के लिए? भूल गए हैं क्या किया था उन्होंने? मुंह बंद कर ले अपना, कुछ गलत नहीं किया था उन्होंने। तुम लोग इसी काबिल थे। बता कहाँ है अदन? नहीं बताता तो क्या कर लेंगे आप? अगर तूने मुझे उसका ना बताया तो मैं खड़े खड़े तेरी माँ को तलाक दे दूंगा। जहांगीर ने दहल कर बाप को देखा। दिमाग तो नहीं हिल गया? क्या बोल रहे हैं, कुछ पता भी है? वे बता दे इसको, क्यों माँ को इस उम्र में घर से निकलवाएगा? वे ऐ देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, बता दे इसको कहाँ है वो। परवीन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। अम्मा तो वहीं गिर गई। परवीन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। रुक जाए अब्बा, मैं बताता हूँ। मैं उसे कोठे पे बेच आया था। नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे कि वो मेरे अलावा किसी और की हो जाए। इंतकाम ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं नवाब आलिम को मुंह के बल गिराना चाहता था। मुझे पता नहीं क्या हुआ था अब्बा, मैं क्यों बेच आया उसको? उसका तो कोई कसूर नहीं था, फिर मैंने क्यों? अब्बा ये सुनते ही ज़मीन पे गिर गए। उनका अगला सांस लेना उन्हें नसीब नहीं हुआ। उसे यहाँ पे कैद हुए 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका था। गो के पहले वाले खौफ में अब कमी आ गई थी, मगर तन्हाई और सन्नाटे की वहशत किसी तौर कम नहीं होती थी। वो सारा दिन खामोशी से बैठी दीवारों को तकती रहती। क्या सारी ज़िंदगी वो इधर गुजार देगी? उसने मुझे यहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी खबर नहीं ली, आया मैं जी रही हूँ या मर गई। मगर उसे क्या, वो मेरा क्या लगता है जो मुझे पूछने को आएगा? सारा दिन वो एक ही पोजीशन में बैठी रहती। जब बिल्कुल हिम्मत जवाब दे जाती तो मजबूरन किचन का रुख करना पड़ता। आखिर कब तक मेरी ज़िंदगी कैद में गुजरेगी? क्या क्या क़यामतें टूट पड़ी होंगी घर वालों पे? क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? हाँ, उन सबको मुझ पे यकीन है। वो तो जानते भी नहीं होंगे ये हरकत किसने की है। क्या बीतेगी बाबा पर जब उन्हें पता चलेगा? अब भी वो हॉल में सोफे पे पांव ऊपर किए बैठी सिर्फ एक ही नुक्ते को सोच रही थी जब हॉल के दरवाजे से लॉक खुलने की आवाज़ आई। वो एकदम सोफे पे उछल पड़ी। ये कौन आ गया? वो तो कह रहा था यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो ये कौन खोल रहा है दरवाज़ा? इससे पहले कि वो भाग कर कमरे में छुप जाती, कोई बड़े ठाठ से दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आ गया। वो जो कोई भी था उसे देखकर वहीं जम गया। आंखों में पहले उलझन उभरी, फिर बेयकीनी और आखिर में गुस्से से रगें तन गईं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अदन तो काटो बदन में लहू नहीं के मतसादिक हो गई। ज़बान बिल्कुल गंग थी। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? कौन लाया है तुम्हें यहाँ? वो कांपते हुए उठकर दूर जाकर खड़ी हुई। ज़बान नहीं है क्या मुँह में? कैसे आई हो यहाँ पे? मगर बजाय जवाब देने के उसके आंसू गिरने लग गए। बंद करो अपना ये रोना। दाइम लाया है क्या तुम्हें? उसके साथ आई हो यहाँ? जी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में दाइम को गाली दी। कब से हो यहाँ पे? मगर उसने आगे से कोई जवाब न दिया। वो तो खौफज़दा अंदाज में उस सूटेड बूटेड शख्स को देख रही थी जो मुहस्सिब अंदाज में गालियाँ देते हुए किसी को फ़ोन कर रहा था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ द नॉवल, ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नॉवल इश्क की पहली मंजिल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।